हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। क्लासेस थोड़ी सी लेट हो रही हैं, मुझे भी पता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते क्योंकि टाइम ही ऐसा हो गया था। आपको मैंने शॉर्ट टॉपिक की सारी क्लासेस करा दी हैं, यानी सारे टॉपिक मैंने उसके अंदर कंसिडर कर लिए हैं। सारे टॉपिक आपको करा दिए हैं जो शॉर्ट में पूछे गए हैं। वेरी शॉर्ट भी हमने पिछले 7 साल के कर लिए हैं। जो लॉन्ग में टॉपिक पूछे गए हैं वो हमने सिंगल वीडियो में किए हैं, लेकिन अब मैंने ये मर्ज कर दिया और इसमें टॉपिक ऐड कर दिए जो टॉपिक वहाँ छूट गए थे। जैसे कि एपिस्टेमोलॉजी है, गांधी जी से एक टॉपिक पूछा गया, एक रूसियो से टॉपिक पूछा गया है, हिल्डा टाबा मॉडल पूछा गया है, एक सोशल स्ट्रक्चर से पूछा गया है। तो जो टॉपिक मैं उस प्ले लिस्ट में नहीं करा पाई थी वो सारे मैंने इसमें कर लिए हैं ऐड। ठीक है, क्लास आपको दोपहर तक मिल जाएगी और मैं इसे ट्रिम नहीं करूंगी, मतलब इसे ना तो पार्ट्स में बनाऊंगी, और अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो उस पर ध्यान मत देना। कुछ भी मुंह से गलत निकल जाता है उस पर ध्यान मत देना, क्योंकि बिना ट्रिम की वीडियो है ये। ठीक है, ऐसे ही जैसे रिकॉर्ड कर रही हूँ ऐसे ही पब्लिश कर दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। कॉलेज विद भावना को क्लासेस चली रही हैं, आप लोगों को पता है, सारा कुछ पता होता है आपको। तो क्लासेस का पता होता है, घर का भी पता होता है कि घर में क्या चल रहा है ना। और पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे ही रही हूँ। देखो, पीडीएफ मैंने शॉर्ट की भी दे दी है और वेरी शॉर्ट की भी दे दी है। शॉर्ट और वेरी शॉर्ट दोनों की आपको प्रोवाइड करा दी है। और ये 1 शॉर्ट रिवीजन है, वेरी शॉर्ट वाली और शॉर्ट वाली। और अब जो ये क्लास कर रहे हैं, इन तीनों क्लास को अगर देख लेते हैं तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इनफ है ये। ठीक है, मैं एक क्लास भी बना सकती थी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग की, लेकिन इसलिए नहीं बनाई जिससे कि कंटेंट आपको मिलता रहे, थोड़ा डिले भी हो तो कम से कम कुछ तो जाए। शॉर्ट देख लिया आपने, वेरी शॉर्ट देख लिए, अब लॉन्ग टॉपिक देख लेंगे। ठीक है, तो आपका पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। जिसने अब तक भी कुछ नहीं पढ़ा, मैं बिल्कुल दावे के साथ ये बात कह सकती हूँ कि शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और जो अब ये वीडियो करा रही है, 3 क्लास अगर आपने देख ली तो आपको ना बुक पढ़ने की जरूरत है, ना ही पिछली वीडियो या कोई भी टॉपिक करने की जरूरत है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। कल आपका पेपर है, अच्छा जाए मैं तो कहती हूँ। देखो, व्हाट डू यू मीन बाय एपिस्टेमोलॉजी? डिस्कस इन ब्रीफ एपिस्टेमोलॉजी अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म, प्रेगमेटिज्म और आइडियलिज्म। एपिस्टेमोलॉजी से क्या समझते हैं? नेचुरलिज्म के बारे में बताना है, प्रेगमेटिज्म के बारे में बताना है और आइडियलिज्म के बारे में बताना है, यानी प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और आदर्शवाद। ठीक है, अब ये हमने जो करिकुलम का टॉपिक किया था उसमें फिलोसॉफिकल बेसिस पूछे गए थे, है ना। फिलोसॉफिकल बेसिस में जो फिलोसफी का बेसिस था उसमें हमने नेचुरलिज्म को पढ़ा था, प्रेगमेटिज्म को पढ़ा था और आइडियलिज्म को पढ़ा था। अगर वहां का आपको याद रहता है तो वो भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। पहले लिखेंगे एपिस्टेमोलॉजी के बारे में, फिर उसके बाद नेचुरलिज्म के बारे में लिखेंगे, फिर प्रेगमेटिज्म के बारे में लिखेंगे, फिर आइडियलिज्म के बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एपिस्टेमोलॉजी। कल शॉर्ट में भी मैंने बताया तो कि एपिस्टेमोलॉजी क्या है, फिलोसफी की ही एक ब्रांच है जिसके अंदर क्या आ जाता है, नॉलेज का नेचर कैसा है, यानी ज्ञान की प्रकृति कैसी है, नॉलेज का स्कोप कैसा है, यानी जो ज्ञान हमें है उसका स्कोप कैसा है, और ये नॉलेज जो हमें नॉलेज है, यानी आप लोगों को नॉलेज है, सबको नॉलेज, थोड़ा बहुत ज्ञान सबके पास होता है, तो इसका सोर्स क्या है, आती कहाँ से है नॉलेज। ये सारे जो क्वेश्चन हैं, जो ये चीजें हैं कि भाई हमें इतना ज्ञान है किसी को, अब जैसे कि हम सोचते हैं किसी ने यूपीएससी में रैंक 1 लेके आए तो एकदम से हमारे दिमाग में आता है यार ये कर कैसे लेते हैं, एक बार में कैसे पेपर क्लियर कर लिया, तो ये क्या है, उन्हें कहाँ से आया ज्ञान। ये सारे जो क्वेश्चन है ये एपिस्टेमोलॉजी के अंदर आते हैं कि नॉलेज क्या है, यानी ज्ञान क्या है, कैसे नॉलेज एक्वायर करते हैं, कैसे नॉलेज जनरेट होती है। हाउ डू पीपल नो, लोग कैसे जानते हैं किसी भी चीज को। हाउ डू वी नो एंड व्हाट वी नो, यानी हम क्या जानते हैं और हम अगर कुछ जानते भी हैं तो हम कैसे जानते हैं। ये सारे क्वेश्चन किसके अंदर आते हैं, ज्ञान मीमांसा यानी एपिस्टेमोलॉजी के अंदर आते हैं। ठीक है, थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं। एपिस्टेमोलॉजी एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन बिलीफ, ट्रूथ एंड जस्टिफिकेशन, एमिंग टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड फंक्शनिंग ऑफ नोइंग, यानी इसके अंदर सारा नॉलेज का ही सार है कि नॉलेज क्या है, विश्वास क्या है, सत्य क्या है, हम नॉलेज को कैसे प्रूव कर सकते हैं, कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, नॉलेज लेने का क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, नॉलेज का बेस क्या है, नॉलेज का फाउंडेशन क्या है। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन है ये आप ऐसे के ऐसे ही अगर एपिस्टेमोलॉजी पूछा जाता है तो आप उसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, इन सारे सवालों का जवाब किसके अंदर मिलता है, ज्ञान मीमांसा के अंदर, एपिस्टेमोलॉजी के अंदर मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
अलग अलग इसके फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन देख लेते हैं। तो इन्होंने 3 पूछा है, नेचुरलिज्म के बारे में पूछा है, प्रेगमेटिज्म के बारे में पूछा है और आइडियलिज्म के बारे में पूछा है। देखो नेचुरलिज्म नाम से पता चल रहा है क्योंकि इसके साथ जुड़ रहा है नेचर। नेचुरलिज्म यानी प्रकृतिवाद, प्रकृति के साथ क्या जुड़ रही है, प्रकृति जुड़ रही है। तो प्रकृतिवाद का मानना था, नेचुरलिज्म का मानना था कि जो भी हमारे चारों तरफ हो रहा है, जो भी हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, वो सब किसकी वजह से हो रहा है, नेचर की वजह से हो रहा है। जो भी हमारे आसपास चारों तरफ जो भी चल रहा है वो सारा नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल फेनोमेना है, बस ये इसके अंदर है। तो नेचुरलिज्म इन एपिस्टेमोलॉजी ये किस चीज पे जोर देते हैं कि नॉलेज जो है, नॉलेज कहां से आती है, नॉलेज नेचर से एक्वायर करते हैं हम। ये सारा नेचुरल फेनोमेना है, नेचुरल प्रोसेस है, ये सारी प्राकृतिक संरचना है। ठीक है। नेचुरलिज्म का मानना है कि जो भी चीज एग्जिस्ट करती है ना हमारी पृथ्वी पे, जो भी चीजें हैं वो सब नेचर की वजह से हैं। हम लोग हैं, हम भी नेचर की वजह से, हम कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कोई भी हमारे साथ बीमारी हो रही है, खुशी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, सब नेचर का है, सब प्रकृति का रोल है, सारी चीज नेचर से जुड़ी हुई है। इन्होंने माना है कि ना तो भगवान है, ना ही स्पिरिट है, ना ही कोई साउल, ना ही कोई आत्मा है और ना ही कोई नॉन नेचुरल वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ये सिर्फ किसको मानते हैं, नेचर को मानते हैं। और नॉलेज भी हम नेचर से एक्वायर करते हैं। इनका मानना है कि नॉलेज का नेचर है वो कैसा है, हम सेंसरी एक्सपीरियंस यानी अपनी आंखों से चीजों को देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मतलब इस तरीके से नॉलेज को एक्वायर करते हैं। ठीक है, यानी ऑब्जर्व करके, देख के, हाइपोथेसिस, परिकल्पना करके, एक्सपेरिमेंट करके, वैलिडेशन करके। ठीक है। और जस्टिफिकेशन ऑफ नॉलेज यानी अगर हमें जस्टिफाई करना, औचित्य देखना हो ज्ञान का, तो हम कैसे, लॉजिकल रीजनिंग पे बेस्ड होती है हमारी नॉलेज, एविडेंस, तथ्यों पे आधारित रहती है। ठीक है। इसमें से जो भी पॉइंट आपको याद रहे वो लिख देना, क्योंकि 4 से 5 पेज आपको भरने होते हैं, बहुत इजीली भर जाते हैं, बहुत इजीली सच में। प्रेगमेटिज्म क्या है, ये मानते हैं कि सारी चीज किस पे बेस्ड है, प्रैक्टिकल चीज पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, प्रैक्टिकल पे बेस्ड है। एक सेकेंड रुकिए। ठीक है। इनका मानना था सारा जो काम हो रहा है ना वो एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है, प्रैक्टिकल की वजह से हो रहा है। हम चीजों को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं और उससे सीखते हैं। कोई भी हमें सच निकालना है तो हम उसे प्रैक्टिकली देखेंगे। हम सारा जो फोकस है हमारा किस पे होना चाहिए, प्रैक्टिकल कंसिक्वेंसेस पे। इनके अकॉर्डिंग प्रेगमेटिज्म का फोकस था प्रैक्टिकल कंसिक्वेंसेस पे। ठीक है। यानी ये पूरी की पूरी फिलॉसफी जो है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे डिपेंड है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे डिपेंड है। ठीक है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के इर्द गिर्द ही घूमता है। यानी इनके अकॉर्डिंग नॉलेज का नेचर कैसे है, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो सारे क्या है, प्रैक्टिकल एक्शन है। यानी हम चीजों को प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। नॉलेज भी हम इसी तरीके से एक्वायर करते हैं, प्रैक्टिकली नॉलेज एक्वायर करते हैं, एक्टिवली किसी भी चीज में एंगेज होके, एक्सपेरिमेंट करके समझते हैं नॉलेज को। ठीक है, ये चीज इसके अंदर है। थोड़ा सा स्पीडली चलेंगे, बस टॉपिक को टच करते करते चलेंगे, जिससे कि जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं या फिर रिवीजन कर रहे हैं तो सब लोग कवर हो जाएं और आपके समझ में भी कंसेप्ट भी समझ आ जाता है ना, तो बना के लिखने लायक हो जाते हैं कि पेपर में इसके अंदर ये चीजें लिखनी है। अब बात आती है आइडियलिज्म की। आइडियलिज्म को हिंदी में बोलते हैं आदर्शवाद। आदर्शवाद 3 चीजों पर फोकस करते हैं, सत्यम, शिवम, सुंदरम। ये गाने के लिरिक्स भी हैं, वर्ड भी हैं, ये आपको याद रहेंगे। यानी सत्य, शिवम और सुंदरम, यानी ट्रुथ, ब्यूटी और गुडनेस को सपोर्ट करते हैं। किसे, ट्रुथ, सच्चाई, सुंदरता और अच्छाई, कि किसी भी इंसान के अंदर क्या चीजें होनी चाहिए, एक तो वो सच्चा होना चाहिए, एक अच्छा होना चाहिए और क्या होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। सुंदर यानी फेस से नहीं, दिल से, साउल उसकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि फेस की सुंदरता ज्यादा दिन नहीं टिकती है। तो आइडियलिज्म पोजिट दैट रियलिटी इज फंडामेंटली मेंटल और स्पिरिचुअल, दैट इज नॉलेज रूटेड इन इंटेलेक्चुअल एंड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। यानी जो हमारा ज्ञान है वो कैसा होना चाहिए, हमारी बौद्धिक, हमारी खुद की समझ पे होना चाहिए, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे होना चाहिए। इनके अकॉर्डिंग हम नॉलेज का नेचर देखते हैं कि नॉलेज का नेचर कैसा है। इनके अकॉर्डिंग नॉलेज जो है कंसेप्चुअल बेस्ड होनी चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए, आइडियाज पे आधारित होनी चाहिए, हमारे दिमाग की संरचना पे होनी चाहिए। ये सारा इनका नेचर था नॉलेज का। नॉलेज को हम एक्वायर कैसे करेंगे, दिमाग से, यानी इंटेलेक्चुअल रिफ्लेक्शन से, यानी अपनी ही बात पे सोच विचार करना, मनन करना, इंट्रोस्पेक्शन। मन में कोई चीज, जैसे डिसीजन नहीं लेते हम, बहुत बार कैसा क्या होता है कि हम किसी से डिस्कस नहीं करते चीजों को, अपने ही दिमाग में सोचते रहते हैं, या अपने ही बात, अपने आप को पता रहता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसके फायदे क्या होंगे, इसके नुकसान क्या होंगे। तो हम नॉलेज को इस तरीके से एक्वायर करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करके। ठीक है, रेशनल एनालिसिस करके। तो इसके अंदर क्या इन्वॉल्व है कि आइडियाज को एक्सप्लोर करना, कंसेप्ट को देखना और इंटरनल वर्किंग, यानी अपने ही दिमाग में काम करना खुद से ही। ठीक है, जैसे कोई इंसान ऐसा नहीं होता है कि भाई फलाना आदमी किसी से सलाह नहीं लेता, खुद से ही काम कर लेता है, तो वो क्या करते हैं, इस तरीके से नॉलेज एक्वायर करते हैं इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू। ठीक है, चलते हैं आगे।
अगला क्वेश्चन है डिस्कस डिटेल इन एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, शायद 2019-20 में पूछा गया है, डेट मुझे अभी फिलहाल याद नहीं है। तो एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी यानी महात्मा गांधी की फिलॉसफी क्या है। तो भाई गांधी जी किस चीज पे फोकस करते थे कि भाई हस्तकला होनी चाहिए, हाथ की कला होनी चाहिए, बेसिक एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए, ऐसी एजुकेशन मिले कि तुम कमा के खा सको, अपनी लाइवलीहुड चला सको, अच्छे रास्ते पे चलो, सच्चे रास्ते पे चलो। ये गांधी जी के मानने थे, है ना। गांधी जी इन्हीं बातों को तो बोलते थे। तो महात्मा गांधी की जो फिलॉसफी है इसे नई तालीम और बेसिक एजुकेशन हम बोलते हैं। इनका मानना था कि हर बच्चे को एक तो एजुकेशन मिलनी चाहिए, दूसरा फ्री और कंपलसरी मिलनी चाहिए, यानी मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा हर बच्चे को मिलनी चाहिए, प्राइमरी और सेकेंडरी तक भी, ठीक है। इनका मानना था एजुकेशन इन इज ब्रॉडर विजन इज सेल्फ। अगर हम एजुकेशन लेते हैं, अच्छी शिक्षा अगर हमें मिलती है तो हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, है ना, सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, बिल्कुल। तो गांधी जी की जो अप्रोच है वह डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज वैल्यूज ऑफ, यानी ये किस चीज पे प्रभावित करते हैं, किस चीज से, कि भाई क्या होना चाहिए, सत्य रास्ते पे चले, सत्य मार्ग पे चले, सच वाले रास्ते पे चले, मेरी जीभ लड़खड़ा रही है, नॉन वायलेंस अहिंसा के रास्ते पे चले, सेल्फ सफिशिएंसी यानी स्वदेशी चीजों को अपनाएं, ठीक है। इनकी फिलॉसफी के अकॉर्डिंग क्या एस्पेक्ट है कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करे, समग्र विकास यानी पूरी तरीके से विकास, उसके दिमाग का, उसका बौद्धिक विकास भी, उसके शरीर का यानी फिजिकल विकास भी, उसका अध्यात्म का विकास भी। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। कैसा हो? ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट है लर्निंग बाय डूइंग पे इनका फोकस था कि एजुकेशन जब हम दे रहे हैं तो बच्चे से हम करवा के सीखें, उसे करने को दें। अब जैसे कि कोई भी चीज है, खाना बनाना ही है, लड़कियों की बात कर लेते हैं, तो लड़कियां खाना बनाना कैसे सीखते हैं? जब वो लर्निंग बाय डूइंग करती हैं, यानी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेते हैं, जब वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करती हैं, यानी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करती हैं अपने हाथों से। अब सबको पता है कि नमक मिर्च मसाले ये सब चीजों से सब्जी बनती है, लेकिन आती कब है? जब वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करेंगे, प्रैक्टिकली उसे यूज करेंगे। तो इन्होंने कहा है कि बच्चों को इसी तरीके से सिखाना है, प्रैक्टिकल वे में सिखाना है, उनके हाथों से करवा के चीजों को एक्सपीरियंस करवा के सिखाना है, उन्हें रट्टा नहीं लगवाना है। ये गांधी जी मानते थे, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ वर्क एंड स्टडी यानी कार्य और अध्ययन का एकीकरण होना चाहिए, यानी जो तुम पढ़ा रहे हो उसे काम के साथ जोड़ दो। यानी गांधी जी का मानना था जो एकेडमिक लर्निंग यानी जो हम किताबें पढ़ रहे हैं ना, उसे वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ जोड़ो। वोकेशनल ट्रेनिंग यानी व्यवसायिक कौशल की बच्चा कमा के खा सके। अगर उसे वोकेशनल ट्रेनिंग मिलेगी तो वो लाइवलीहुड कर सकता है, कमा सकता है, काम की दुनिया में एंट्री कर सकता है। तो इनका मानना था कि बच्चे की स्किल्स इंप्रूव करो, जैसे कि स्पिनिंग है, वीविंग है, एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी, बुनाई कताई, ये सारी चीजों में बच्चे को निपुण करो। This not only made education more relevant to the socio-economic context of rural India, but also help inculcate a respect for labor and self-sufficiency। यानी जब हम बच्चे को इस तरीके से वोकेशनल ट्रेनिंग भी देखेंगे, उसे काटना, बुनना, खेती बाड़ी, आर्ट क्राफ्ट, ये सारी चीजें सिखाएंगे, तो वो दूसरे जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनकी रेस्पेक्ट भी करेगा, उनका सम्मान भी करेगा, है ना। जब खुद किसी चीज को करते हैं तब पता चलता है कि दूसरे की वैल्यू क्या है, नहीं तो दूसरे का काम बहुत आसान लगता है नहीं बात। मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी गांधी जी का मानना था कि जो बच्चे को निर्देश दे रहे हो वो उनकी मातृभाषा में दो, उनकी घर की भाषा में दो, उनकी क्षेत्रीय भाषा में दो। तो यानी इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया कि जो भी तुम पढ़ा रहे हो मदर टंग में पढ़ाओ, क्योंकि मदर टंग में बच्चा अच्छी तरीके से सीख पाता है, एंगेज हो पाता है और एक डीपली कनेक्ट कर पाता है। मैं आपको सिंपल देसी भाषा में पढ़ा रही हूँ तो आप लोग कनेक्ट कर पाते हैं। बुकिश लैंग्वेज में कॉलेज के प्रोफेसर पढ़ाते हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आता। मैं सच बता रही हूँ, फिलोसफी जो बीएड में हमारे फिलोसफी के प्रोफेसर थे, पूरे साल के अंदर सिर्फ 3 शब्द मुझे उनके समझ आए, सत्यम शिवम सुंदरम। बस ये 3 शब्दों से ही मुझे पता चला है कि हाँ फिलोसफी के टीचर हैं ये। बस 3 ही शब्द समझ आए। और जो साइकोलॉजी के टीचर थे उन्होंने पूरी साल पिछड़ा बालक ही पढ़ाया, पूरी साल उनका पिछड़ा बालक ही चला। कुछ मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने क्या पढ़ाया, मुझे नहीं, सभी के साथ ऐसा होता है। तो ऐसे एजुकेशन देने का कोई फायदा नहीं होता। या तो बिल्कुल शुद्ध हिंदी में दे रहे हो, टोटली इंग्लिश यूज कर रहे हो, ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को समझ आए, चाहे तुम कैसे भी पढ़ा रहे हो, बस ये है कि उसकी मदर टंग टच करके पढ़ाओ। तो गांधी जी का मानना भी ये था कि इंस्ट्रक्शन ऐसी भाषा में दो जो वो डीपली अंडरस्टैंड कर पाए, समझ पाए, यानी मदर टंग में दो।
वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, यानी एजुकेशन के अंदर मूल्य भी होने चाहिए, यानी मूल्य आधारित शिक्षा होनी चाहिए। गांधी जी का मानना था कि स्कूल में बच्चे को वैल्यूज भी ऐड करो एकेडमिक के साथ, जैसे कि सच्चाई के रास्ते पे चलना, नॉन वायलेंस और कंपेशन और ऑनेस्टी बच्चे के अंदर होनी चाहिए, यानी ईमानदारी होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए, सत्य के रास्ते पे वो चले। तो एजुकेशन फॉर गांधी वाज अ मीन्स टू कल्टिवेट दीज वर्च्यूज विच ही साइज फंडामेंटल फॉर लिविंग एंड सोशल वेलबींग, यानी अगर तुम समाज का कल्याण चाहते हो और समाज में एडजस्ट करना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर वैल्यूज होनी चाहिए। तो गांधी जी मानते थे कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें वैल्यू भी एडेड हो। सिंप्लिसिटी और रेलिवेंट, गांधी जी का मानना था सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी सादा जीवन उच्च विचार, यानी जो भी चीज तुम पढ़ा रहे हो तो सिंपल पढ़ाओ, रेलिवेंट होनी चाहिए, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ रूसियो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी रूसियो का कंट्रीब्यूशन, रूसियो का योगदान बताना है एजुकेशन में। तो पढ़ते हैं रूसियो को। तो रूसियो जो है 18वीं शताब्दी के फिलोसोफर थे। इनका बहुत बड़ा योगदान था एजुकेशन के फील्ड में। इन्होंने एक बुक दी थी इमाइल, ये बुक बहुत फेमस है और ज्यादातर एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछी जाती है। इमाइल जो बुक है इन्होंने 1762 में दी थी। हिज एजुकेशन फिलोसफी, इनकी जो फिलोसफी थी एजुकेशन के लेके वो लॉन्ग लास्ट चली, यानी उसका इम्पैक्ट अब तक भी चल रहा है। अब तक भी हम बहुत सारी चीजें इनकी फिलोसफी में से फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने क्या था, इन्होंने इन्फ्लुएंस मॉडर्न एजुकेशनल थ्योरी एंड प्रैक्टिस, यानी जो आज की थ्योरी है, आज की जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो भी इनकी थ्योरी से प्रभावित होती हैं। अब इनका योगदान देखते हैं। इनका मानना था नेचुरलिज्म और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, यानी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, नेचर से जोड़ के पढ़ाओ बच्चे को, और बाल केंद्रित होनी चाहिए, जिसमें बच्चे को प्रायोरिटी दी जाए, बच्चे को केंद्र में रखा जाए। ठीक है, इनका मानना था कि बच्चा नेचुरली डेवलप करे। सोशल एक्सपेक्टेशन को अगर हम इतना ध्यान ना रखें तो भी चलेगा, लेकिन बच्चे का जो विकास है वो नेचर के द्वारा होना चाहिए, यानी नेचुरल डेवलपमेंट, प्राकृतिक विकास होना चाहिए बच्चे का। ठीक है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट सेकंड पॉइंट था, इन्होंने विकास की कुछ अवस्था दी है कि बच्चा इन्हीं अवस्था से होके गुजरता है। तो पहली जो अवस्था दी है इन्होंने इन्फेंसी, जो जन्म से 2 साल है, जिसमें इन्होंने कहा है कि फोकस होता है इसमें फिजिकल डेवलपमेंट पे, यानी इस उम्र में बच्चा फिजिकली डेवलप होता है और उसके सेंसरी एक्सपीरियंस होते हैं, यानी अपनी आंखों से कानों से सुन के वो एक्सपीरियंस गेन करता है। दूसरा जो है चाइल्डहुड, यानी 2 से 12 साल, इसमें बच्चा एक्सप्लोर करता है, अन्वेषण करता है, प्ले खेल कूद के पढ़ता है और डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, किससे, अपने घर को से, बाहर से, दोस्त भी बनते हैं, स्कूल में इंटरेक्शन करता है और टीचर के साथ इंटरेक्शन करता है, एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करता है। फिर तीसरी जो स्टेज दी है एडोलसेंस, यानी 12 से 15 साल, इन्होंने कहा है कि इसमें बच्चा फॉर्मल एजुकेशन लेता है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेता है, वोकेशनल स्किल भी लेता है, यानी व्यावसायिक कौशल भी सीखता है, जिससे कि वो काम की दुनिया में एंट्री कर सके। फोर्थ है यूथ, यानी 15 से 20 साल की उम्र में बच्चे को मोरल और सोशल एजुकेशन दी जाए, यानी नैतिक और सामाजिक शिक्षा दी जाए, जहां बच्चा समाज के बारे में सीख सके, समाज की नैतिकता के बारे में सीख सके और जिम्मेदारी की भावना के बारे में सीख सके। यानी इस उम्र में आके जिम्मेदारी आ जाती है, यानी 20 साल में आके बच्चा क्या है, जिम्मेदारी की भावना उसके अंदर उत्पन्न होनी चाहिए। लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, यानी इनका मानना था कि बच्चा रट के ना सीखे, यानी रोट मेमोराइजेशन हमें नहीं करवाना है, हमें बच्चे को कैसे सिखाना है, अनुभव करके सिखाना है, यानी बच्चे को इतनी फ्रीडम दो कि वो एक्सप्लोर करे। एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है, देखे चारों तरफ, अन्वेषण करे, नई नई चीजों को देखे, क्वेश्चंस पूछे और इंटरेक्शन के द्वारा सीखे। कैसे, इंटरेक्शन के द्वारा सीखे। इससे क्या होगा, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच बढ़ेगी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी डेवलप होगी, यानी समस्या समाधान कौशल भी विकसित होगा। ठीक है, सॉरी। इंपोर्टेंस ऑफ नेचर, प्रकृति का महत्व। प्रकृति का महत्व क्या है इनके अकॉर्डिंग, इन्होंने कहा है कि नेचर एक टीचर की तरह काम करता है, प्रकृति क्या है, एक शिक्षक की तरह काम करती है। यानी बच्चे को बिल्कुल अंदर मत रखो, स्कूल में बिल्कुल जैसे कि बिल्कुल अंदर कमरे में पढ़ा रहे हैं, उसे नेचर से जोड़ के पढ़ाओ, उसे क्या है, रियल लाइफ इंटरेक्शन दो। रियल लाइफ वो पढ़ेगा तो बहुत ही अच्छे से ग्रो भी करेगा, डेवलप करेगा। और कैसे डेवलप करेगा, फिजिकली, कॉग्निटिव और इमोशनली, यानी शारीरिक रूप से, संवेगात्मक रूप से और कॉग्निटिव तरीके से। कॉग्निटिव क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक तरीके से।
इंडिविजुअलाइज एजुकेशन, रूसियो का मानना था कि ऐसे नहीं है कि क्लास में 40 बच्चे हैं तो तुम उन्हीं के अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल स्कूलिंग को फॉलो कर रहे हो, नहीं, हर एक इंडिविजुअल की नीड्स को पूरा करना है, यानी हर एक बच्चे की नीड्स को पूरा करना है, हर एक बच्चे के पोटेंशियल को हमें देखना है और उसे डेवलप करना है। ये ट्रेडिशनल अप्रोच के बिल्कुल अगेंस्ट थे। ट्रेडिशनल अप्रोच कौन सी थी कि 40 बच्चे 50 बच्चे क्लास के अंदर बैठे हैं, टीचर आया, बोर्ड पे पढ़ाया, बोर्ड पे कंटेंट उतारा और कॉपी में उतराया, रट्टे लगवाए, बात खत्म। इनका मानना ये था कि बच्चे को क्या है, अलग अलग हर एक बच्चे पे, पर्टिकुलर बच्चे पे ध्यान देना चाहिए, जिससे कि बच्चे की यूनिक एबिलिटीज डेवलप हो सके, उसका इंटरेस्ट पता चल सके और वो अपने तरीके से डेवलप हो सके, यानी अपनी स्पीड से। मोरल और इथिकल एजुकेशन पे इनका फोकस था कि भाई एजुकेशन सिर्फ ऐसी नहीं हो कि सिर्फ बौद्धिक विकास हो, उसका क्या है, नैतिक विकास भी होना चाहिए, उसका इथिकल चारित्रिक विकास भी होना चाहिए, यानी उसका चरित्र भी डेवलप हो। बच्चे को ये भी सिखाया जाए कि एम्पैथी क्या होता है, जस्टिस क्या होता है, जिम्मेदारी क्या होता है, ये सारी चीजें भी बच्चे के अंदर होनी चाहिए। रोल ऑफ द एडुकेटर, इनके अकॉर्डिंग टीचर का क्या रोल होना चाहिए, शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, तो इन्होंने कहा है शिक्षक सिर्फ सुविधादाता होना चाहिए कि जहां जरूरत है वहां बच्चे को सुविधा प्रदान करे या फिर गाइड करे, मार्गदर्शन दे, ना कि ऑथोरिटेरियन हो, यानी सत्तावादी नहीं होना चाहिए कि आए और डंडा बजाया सारे बच्चों में और पढ़ाए और चले गए, कुटाई कर रहे हैं सारे बच्चे रो रहे हैं, तो वो वाला काम नहीं होना चाहिए। कुटाई वर्ड पहले भी कमेंट में आ चुका है, सॉरी दोबारा यूज हो गया। तो टीचर कैसा होना चाहिए, फैसिलिटेटर होना चाहिए, जो कि गाइड करे बच्चों को समझे, उन्हें एनवायरनमेंट से चीजों को लिंक करके पढ़ाए, बच्चों को इस तरीके का वातावरण प्रदान करे कि वो नेचुरली एबिलिटी उनकी जो है वो डेवलप हो सके। क्रिटिक ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशन, यानी जो अब ये इतने सारे पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा मत सोचना कि इतने सारे पॉइंट बता दिए, जो भी आपको याद रहे वो लिखे आना पेपर में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअसली ये सीरीज में लिखने हैं, इसकी कोई सीरीज नहीं है, जो भी इसमें से 3-4 पॉइंट आपको याद रहे, 5 तक भी याद रहे, उसे लिखाना, ठीक है। और वो फ्लो चार्ट बना देना इस तरीके से करके, यहाँ पे रूसियो लिख के अगर पूछा जाता है तो इस तरीके से बना देना, ठीक है। क्रिटिक ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशन, यानी जो पहले की शिक्षा थी, पारंपरिक शिक्षा की इन्होंने आलोचना की कि पहले का जो मेथड था वो बहुत ज़्यादा रिजिड था, ऑथोरिटेरियन था, यानी कठोर था, उसमें टीचर की चलती थी, सत्तावादी थी, रटकर बच्चे सीखते थे। लेकिन इनका मानना था कि एजुकेशन कैसे देनी है, ऐसे देनी है कि बच्चे की नेचुरल क्यूरियोसिटी जो है वो डेवलप हो सके, वो कुछ नया कर सके, इनोवेट कर सके, कुछ क्रिएटिविटी उसकी डेवलप हो सके, ठीक है। खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द फैक्टर ऑन विच सोसाइटल स्ट्रक्चर कैन बी आइडेंटिफाई, यानी उन कारकों का उल्लेख करें जिनके आधार पर सामाजिक संरचना की पहचान की जा सकती है, समाज के संरचना की, सोशल स्ट्रक्चर की, और एक्सप्लेन द प्रोसेस हाउ दीज फैक्टर इन्फ्लुएंस देयर नॉलेज पैटर्न, यानी इस प्रक्रिया की व्याख्या करें और ये कारक उनके ज्ञान पैटर्न को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। पढ़ते हैं। सोशल स्ट्रक्चर क्या है, कल हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था और वेरी शॉर्ट में पढ़ा था। सोशल स्ट्रक्चर क्या है, यानी समाज के द्वारा बनाई हुई संरचना। और समाज की संरचना कैसी है, उसमें रिश्ते नाते, रिश्तेदार, यार, घर, परिवार और हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या सारे इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं, उन सबको मिला के एक समाज बनता है, ठीक है। तो सोशल स्ट्रक्चर का मतलब है ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ सोशल रिलेशन, यानी एक तरीके से एक पैटर्न में सामाजिक रिश्ते जितने भी हैं, सामाजिक इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, और सारों को मिला के एक सोसाइटी का निर्माण होता है। ये सारे हमें क्या करते हैं, हमें गाइड करते हैं कि हमें कैसे बिहेव करना है, कैसे लोगों से इंटरेक्ट करना है सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी स्ट्रक्चर को हम कैसे पहचान सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसके बहुत सारे फैक्टर हैं, क्योंकि सामाजिक संरचना के अंदर समाज का स्तर आ जाता है, हर स्तर के लोग रहते हैं और हर स्तर पे रहते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन, सारे इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हो सकते हैं, हमारा परिवार है, हमारा घर है, मंदिर है, स्कूल है, कॉलेजेस हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, यानी सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर सामाजिक रोल इसके अंदर आ जाते हैं और समाज के तौर तरीके इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। ये फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं नॉलेज पैटर्न को सोसाइटी के अंदर, शेपिंग द वे इंडिविजुअल एक्वायर, और ये चीज़ें हमें आकार देती है कि हम चीज़ों को कैसे एक्वायर कर रहे हैं, कैसे नॉलेज को फैला रहे हैं, डाइसेमिनेट कर रहे हैं, और कैसे नॉलेज को इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर है, फैक्टर आइडेंटिफाइंग सोशल स्ट्रक्चर, यानी सामाजिक संरचना की पहचान करने वाले कौन से कारक हैं। तो पहला है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण है, ये संतुष्टि नहीं है, स्तरीकरण है, स्तर यानी लेवल बना देना, एक तरीके स्तर बना देना कि भाई कितने क्लास के लोग रहते हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, कौन कौन सी कास्ट, कौन सी जाति के लोग रहते हैं, SC ST OBC जनरल, ठीक है, अनरिजर्व।
रेस एंड एथनिसिटी, क्या उनकी कल्चरल आइडेंटिटी है, क्या उनकी फिजिकल आइडेंटिटी है, कहाँ से आते हैं, क्या उनका बैकग्राउंड है और क्या उनका स्टेटस है समाज में। जेंडर, कौन से जेंडर से आते हैं, मेल हैं फीमेल हैं। एज, उनका एज स्टेटस क्या है, तो सोशल स्टेटस एंड रोल कैन वेरी सिग्निफिकेंटली विद एज। ठीक है, तो ये क्या है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, यानी सामाजिक स्तर के अंदर ये चीजें आ जाती है। स्तर किस बेस पे बनाया जाता है, वर्ग के आधार पे, जाति के आधार पे, नस्ल के आधार पे, लिंग के आधार पे, उम्र के आधार पे। दूसरा फैक्टर क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन, सामाजिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहली संस्था होती है जहां बच्चा पैदा होता है, उसका परिवार। तो सबसे पहले बच्चे का सामाजिकरण उसके परिवार में होता है, जहां पे वो कल्चर के बारे में सीखता है, कल्चरल नॉर्म्स वैल्यूज के बारे में सीखता है, यानी अपनी संस्कृति के बारे में, प्रथाओं के बारे में, मानदंडों के बारे में सीखता है। ठीक है, एजुकेशन, जहां पे वो एजुकेशन लेने जाता है, स्कूल है जहां पे नॉलेज का ट्रांसमिशन होता है, स्किल्स का ट्रांसमिशन होता है, यानी बच्चे कौशल सीखते हैं, ज्ञान सीखते हैं, वो क्या है, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, वो एजुकेशन है। रिलीजन, धार्मिक स्थल, जहां पे हम क्या सीखते हैं, नैतिक मूल्य हमारे अंदर डेवलप होते हैं, और सेंस ऑफ कम्युनिटी, समुदाय की भावना हमारे अंदर प्रदान की जाती है। इकोनॉमी, इकोनॉमी में हम क्या, प्रोडक्शन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में सीखते हैं। पॉलिटिक्स, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस और ऑथोरिटी के बारे में, शासन के बारे में, अधिकार प्रणालियों के बारे में सीखते हैं। सोशल रोल्स, डिफाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर पोजीशन विद इन अ सोसाइटी सच एज पेरेंट, टीचर, वर्कर, यानी समाज में सबके अलग अलग रोल हैं। एज अ पेरेंट्स आपके रोल अलग हैं, एज अ टीचर आपके रोल अलग हैं, किसी कंपनी में कहीं भी आप वर्कर हैं तो वहां आपका रोल अलग है, अगर आप किसी जगह लीडर हैं तो वहां आपका रोल अलग है। मानो आप कहीं भी गाँव के प्रधान हैं, तो गाँव के प्रधान है तो घर में आपका वही रोल है जो आपका ऑलरेडी चलता आ रहा है, चाहे आप विधायक ही क्यों ना हो, घर में वही है, घर का रोल अलग है, बाहर का रोल अलग है। ठीक है, सोशल नॉर्म, सामाजिक आदर्श, अनरिटन रूल्स, सामाजिक आदर्श क्या होते हैं, समाज के रूल रेगुलेशन, ये कहीं लिखे नहीं होते, ये क्या होते हैं, अनरिटन रूल्स हैं दैट गवर्न इन सोसाइटी इंक्लूडिंग कस्टम, जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, जो हमारी परंपरा होती हैं, जो परंपराएं होती हैं, जो हमारे कानून होते हैं, जो हम फॉलो करते आ रहे हैं कि हमें इस तरीके से चीजें करनी है, अब त्योहार आ रहे हैं, इस तरीके से खाना पीना बनाना, ये सारे क्या है, परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं कि क्या चीजें हमें सेलिब्रेट करनी है और कैसे करनी है, ये सोशल नॉर्म्स आ जाते हैं, और समाज में कैसे एडजस्ट करना है। इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर और नॉलेज पैटर्न, यानी ज्ञान पैटर्न पर सामाजिक संरचना का क्या प्रभाव पड़ता है, तो सामाजिक संरचना का प्रभाव, इकोनॉमिक क्लास यानी अब देखो क्या प्रभाव पड़ता है, अमीर लोग और गरीब लोगों में क्या फर्क होता है। अमीर लोग हैं, क्वालिटी चीजें ले सकते हैं, क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हैं, खाना अच्छा खा सकते हैं, चीजें अच्छी ले सकते हैं, कपड़े अच्छे पहन सकते हैं, अच्छी गाड़ी ले सकते हैं, अच्छा घर ले सकते हैं, बंगला, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो इकोनॉमिक क्लास में एक्सेस टू एजुकेशन, यानी जो अच्छे वर्ग के लोग हैं वो अच्छी क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हैं, उन्हें रिसोर्सेज भी अच्छे मिलते हैं और उन्हें मौके भी अच्छे मिलते हैं, और जिससे कि वो अपनी लाइफ में सक्सेस कर जाते हैं। ठीक है, कल्चरल कैपिटल, जो हायर क्लास के लोग हैं उनकी मोर कल्चरल कैपिटल है, उनकी नॉलेज, स्किल्स, एजुकेशन है, जो सोसाइटी के अंदर उन्हें लोग वैल्यू देते हैं। किसी के पास ज़्यादा पैसा हो, बेशक वो थोड़ा एवरेज हो माइंड में, ब्रेन में, मतलब उसकी नॉलेज एवरेज हो, लेकिन तब भी वो होशियार माना जाएगा। और कोई गरीब वर्ग का हो, चाहे वो कितना ही होशियार क्यों ना हो, उसे कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। तो ये क्या है, क्लास बना दी गई है आर्थिक वर्ग के आधार पर। तो ये चीजें प्रभावित करती हैं ना, समाज की जो संरचना है इस तरीके से प्रभावित करती हैं। जेंडर रोल्स क्या रोल सेट कर दिए गए हैं कि ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स कैन लिमिट एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी ऑफ वुमेन, यानी जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, उनके रोल सेट कर दिए गए हैं, उनकी जो एजुकेशन है वो भी लिमिटेड कर दी गई है कि भाई यहीं तक ही पढ़ोगी बस, है ना, अब तुम्हारी एज हो गई है, शादी कर लो। एज क्या होती है, एज इज जस्ट अ नंबर। तो क्या है, इनकी लिमिटेशन हो गई है कि इतनी ही उम्र तक पढ़ पाओगे और ये ही चीजें तुम कर सकती हो। अब लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास की वुमेन्स की अगर हम बात करें, आप लोग कोई भी बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या आपके घर के कराएंगे, ये कहेंगे बेटा अगले घर जाके कर लेना, शादी के बाद कर लेना, है ना। तो जो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है वो आपकी लिमिटेड हो जाती है, किस वजह से, जेंडर रोल्स की वजह से। जेंडर्ड एजुकेशन, सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशन है वो मे लीड टू जेंडर करिकुलम वेयर मेल एंड फीमेल आर एनकरेज टू परस्यू डिफरेंट फील्ड ऑफ स्टडी, यानी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन ये है कि लड़की है तो इस तरीके के काम करे जो उस पर सूट करते हैं, यानी चलो 12th में इसने साइंस ले ली, लेकिन 12th के बाद थोड़ा बहुत सिलाई भी आनी चाहिए, अच्छा ग्रेजुएशन हो गई, अब तो पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, थोड़ा बहुत खाना बनाना तो आना ही चाहिए। तो ये क्या है, समाज की एक्सपेक्टेशन है। लेकिन लड़के से कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसे खाना बनाना आना चाहिए, लड़के से एक्सपेक्ट करते हैं अच्छा एज हो रही है, घर में पड़ा है तो भाई तू जॉब कर ले, है ना। तो ये क्या है, जेंडर्ड एजुकेशन, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन इससे जुड़ी हुई है।
फैमिली के अंदर क्या है, सोशलाइजेशन। तो फैमिली में सबसे पहले हमारा सामाजिकरण कहाँ होता है, परिवार के अंदर, जहाँ हम अपनी संस्कृति के बारे में सीखते हैं, वैल्यू के बारे में सीखते हैं, ज्ञान सीखते हैं, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हम ट्रांसफर भी करते हैं। एजुकेशनल सपोर्ट, फैमिली जो है, फैमिली एटीट्यूड टुवर्ड एजुकेशन रिसोर्सेज कैन प्रोवाइड सिग्निफिकेंटली इफेक्ट द एजुकेशनल अटेनमेंट एंड नॉलेज ऑफ देयर मेंबर्स। ठीक है, सिंपल सही है। एजुकेशन सिस्टम यानी करिकुलम कैसे डिजाइन हो रहा है, एजुकेशन के अंदर क्या क्या इनइक्वलिटी हो रही है। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन है नॉलेज का। नॉलेज क्या होती है, टाइप्स ऑफ नॉलेज, सोर्सेज ऑफ नॉलेज, कंपोनेंट्स ऑफ नॉलेज। देखो नॉलेज बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना, मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि नॉलेज का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, पूछा ही जाएगा। लॉन्ग में भी पूछेगा, शॉर्ट में भी पूछेगा, वेरी शॉर्ट में पूछेगा, तो क्यों ही छोड़ना, है ना। तो नॉलेज क्या है, कल भी हमने ये स्लाइड हमने कर ली थी। नॉलेज जो हम एक्वायर करते हैं, जो हम सीखते हैं एजुकेशन के द्वारा, एक्सपीरियंसेस के द्वारा, फैक्ट और इन्फॉर्मेशन से, किसी भी सब्जेक्ट से सीखते हैं, किसी भी थ्योरी से सीखते हैं, किसी भी तरीके से शेयर कर रहे हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी अनुभव, या कोई भी सोर्स के द्वारा, डिजायर, इमोशन और नॉलेज, ये सारी क्या है, ये सारा ज्ञान है। ठीक है, अगर कोई हमें इग्नोर कर रहा है, या हम किसी को, कोई इंसान बोल रहा है, हम उसे इग्नोर कर रहे हैं कि चल ये तो बेवजह की बात कर रहा है, तो वो भी ज्ञान है। ज्ञान के आधार पे हम दूसरे की सीमा को आंक रहे हैं कि इसे कितना ज्ञान है। नॉलेज क्या है, अवेयर होना, जागरूक होना, किसी भी चीज के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट की थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल समझ लेना भी नॉलेज है। फैक्ट तुम्हें अगर कोई पता है, इंफॉर्मेशन, स्किल्स तुम्हारे अंदर है जो कि एक्सपीरियंस से और एजुकेशन से आई है, तो वो भी ज्ञान है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नेचर क्या है नॉलेज का, तो इन्फॉर्मेशन इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी इन्फॉर्मेशन के द्वारा ही हमारी नॉलेज, सूचना जो है ज्ञान का स्रोत है। नॉलेज इज कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क और कंटेंट, यानी ज्ञान सामग्री का वैचारिक ढांचा है। नॉलेज नॉलेज हमेशा सीखी जाती है, यानी धीरे धीरे ऐड ऑन चली होती है। अब आप लोग, कोई 24 साल का होगा, कोई 23 का होगा, कोई 25 का भी हो सकता है, ज्यादा का भी हो सकता है। तो आप, ऐसा तो है नहीं कि आज ही आप नॉलेज सीख रहे हैं या आज ही आप चीजें सीख रहे हैं। आप क्या है, बचपन से सीखते आ रहे हैं, तो बचपन से ज्ञान आपका क्या है, बढ़ता आ रहा है, ऐड ऑन होता जा रहा है, ऐड ऑन होता जा रहा है ना। सेलेक्टिव इन नेचर है, पावरफुलनेस है। जितनी ज्यादा नॉलेज होगी उतनी ही ज्यादा आपकी दहाड़ होगी, उतनी ही आप पावरफुल होंगे। स्टेबल होता है, स्टेबल भी होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है। ऐसा नहीं है कि स्टेबल है, ना तो ओनली स्टेबल है और ना ही ओनली डायनेमिक है, गतिशील भी और स्थिर भी है। यानी जो नॉलेज है वो आपकी खत्म तो नहीं होगी, वो क्या है, स्टेबल है और डायनेमिक भी है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ऐसे ऐसे ऐड ऑन होती जा रही है। इंफॉर्मेशन पे आधारित है, फैक्ट और वैल्यूज पे आधारित है, और सतत प्रक्रिया है, क्योंकि पूरे जीवन सीखते रहते हैं, और जब सीखते रहेंगे तो ज्ञान बढ़ता रहेगा। वैलिड भी और रिलायबल भी है। महत्व क्या है, नॉलेज पावरफुल भी है और हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन के लिए भी पावरफुल है, और हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, यानी हमारी ताकत बढ़ जाती है जब हमें ज्ञान होता है। मानो आपका पेपर है कल, आप पे सब कुछ आता है, तो आपकी क्या है, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। आप पेपर को देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा ये भी आता है, ये भी आता है, चलो लिखने लग जाएं, है ना। तो नॉलेज हैज प्रमोटेड द प्रोग्रेस ऑफ आवर सिविलाइजेशन। अगर जितना अच्छा ज्ञान होगा उतनी ही हमारी सभ्यता की तरक्की होगी। नॉलेज से क्या है, हमारा मेंटल डेवलपमेंट, यानी हमारे दिमाग का मानसिक विकास होता है, हम जल्दी से एडजस्ट कर पाते हैं, हमारी सक्सेस ईजी हो जाती है, और एडवांसमेंट हो जाता है, हमारी उन्नति हो जाती है। ठीक है, उन्नति का मतलब ये नहीं कि अब इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं, 15,000 लोग हैं, अभी ये थोड़ी कि 15,000 सरकारी ही नौकरी लगेगी, लेकिन आपके दिमाग का विकास तो हो रहा है, आपका खुद का विकास तो हो रहा है। जरूरी नहीं है वहां आपकी पढ़ाई काम नहीं आई तो आप कुछ और कर सकते हैं, कुछ बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी शॉप कर सकते हैं, कोई शोरूम कर सकते हैं, कोई भी अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, कहीं भी टीचिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ज्ञान कोई खराब थोड़ी ना जाता है, बस ये है कि आप एड ऑन करते जा रहे हैं। मेन सोर्सेज ऑफ नॉलेज आर एज फॉलोज। स्रोत कौन कौन से हैं, पोस्टीरियर यानी अनुभव सापेक्ष, जो हम चीजें अनुभव से सीखते हैं। प्रायर यानी जो चीजें हमें पहले से पता है। प्रीवियस नॉलेज जो हमारी ऑथोरिटी के द्वारा जो नॉलेज आती है, कल्चर, कस्टम, एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट, इन्फ्लुएंस, इंट्रोस्पेक्शन, इंट्यूशन, सेल्फ रियलाइजेशन। नॉलेज बाय एक्वेंटेंस यानी परिचित द्वारा ज्ञान कोई भी एक्वायर कर लेना। मेमोरी याद कर लेना, परसेप्शन, ऑब्जर्वेशन, इंस्टिंक्ट, रीजन और टेस्टिमोनी। 18 हैं, जरूरी नहीं है 18 के 18 तुम सोर्सेज लिखोगे, 4 से 5 सोर्सेज इनमें से कोई भी लिख देना, ठीक है, 5 हो 6 हो जो भी आपको याद रहे, इस तरीके से चार्ट बना देना, बहुत ही इंप्रेसिव रहेगा। कोई भी टीचर, आपने सेंसेस के बारे में लिखा है मानो अंदर, इंट्यूशन के बारे में लिखा है, नहीं पढ़ता एग्जामिनर, उसे इतना टाइम नहीं होता, वो 10 सेकंड में कॉपी चेक करके साइड कर देता है, तो वो देखता क्या है, ये देखता है ये, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप गलत लिख के आ रहे हैं, कोई कोई एग्जामिनर बहुत तकड़ा होता है कि एक नजर में पहचान लेता है कि क्या लिखा है ना। तो ऐसे लिख के आना कि खुद को भी समझ आए और उसे भी समझ आए, है ना।
पोस्टीरियर यानी जो नॉलेज हम एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से गेन करते हैं। प्रायर यानी जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस है या फिर लॉजिक पे आधारित रहती है या फिर रीजन पे आधारित रहती है। लेकिन इसके लिए हमें जरूरत क्या पड़ती है कि आपने कोई भी चीज देखी लेकिन आप पहले से थोड़ी बहुत नॉलेज तो रखते हैं। ऑथोरिटी यानी ट्रस्टिंग इन्फॉर्मेशन बिकॉज क्योंकि ये रिलायबल सोर्स। ऑथोरिटी क्या है? ऑथोरिटी यानी जैसे एनसीईआरटी ऑथराइज्ड बुक है तो जो रिलायबल सोर्स से आ रही है। कल्चर यानी जो हम अपनी परंपराओं से, जो अपने रीति रिवाज से हम सीख रहे हैं, जो अपनी संस्कृति से हम सीखते हैं। कस्टम यानी जो अपने रीति रिवाज से सीखते हैं। एक्सपीरियंस जो नॉलेज हम अपने अनुभव से लेते हैं। एक्सपेरिमेंट जो हम प्रयोग करके चीजों को सीखते हैं। इन्फ्रेंस जो हम अनुमान लगा के चीजों को सीखते हैं। और अनुमान हम कैसे लगाते हैं? कोई भी इंसान ऐसी थोड़ी अनुमान लगा देता है, अनुमान भी तो प्रायर नॉलेज पे या पहले ज्ञान के आधार पे लगाया जाता है ना। इंट्रोस्पेक्शन, अब किसी रास्ते में आप जा रहे हो, वहां आपको टाइम लगाओ बहुत ज्यादा, माना कि अगली बार नहीं लगेगा या फिर कोई और रास्ता हो सकता है, लेकिन आपको अनुभव तो हो गया कि भाई मैं इस रास्ते से पहले आया हुआ हूं तो यहाँ टाइम लग सकता है, तो घर से पहले चल देते हैं, है ना। इंट्रोस्पेक्शन यानी आपके खुद के मन में जो विचार चल रहे हैं, आप अपने आप को ही सोच रहे हैं कि मैं दुखी क्यों हूं, मैं खुश क्यों हूं, तो ये क्या है? मनन, आत्मनिरीक्षण, खुद का निरीक्षण करना। इंट्यूशन और इंसाइट, इंट्यूशन क्या होता है? अंतर्ज्ञान, अंतर्दृष्टि। ठीक है, एक बार मैं देख लूं, क्लास चल भी रही है। चलो सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध यानी खुद पे विश्वास होना, खुद को लेके ही अवेयर होना, अपनी कमियों को जानना और अपनी मजबूतियों को जानना। यानी हर किसी इंसान को पता होता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। नॉलेज बाय एक्विंटेंसेस यानी किसी भी डायरेक्ट सोर्स से नॉलेज लेना या पर्सनल इंटरेक्शन के थ्रू नॉलेज लेना। मेमोरी, कोई भी चीज याद करके या पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे क्या करना? रिकॉल करना। ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन करके नॉलेज लेना। परसेप्शन यानी परसेप्शन क्या है? अपने सेंसेस के द्वारा नॉलेज बनाना, कि आंखों देख के पहचान रहे हैं कोई भी चीज। इंस्टिक्ट, वृत्ति यानी इंस्टिक्ट क्या होती है? इंस्टिक्ट और नेचुरल नॉलेज और बिहेवियर, जैसे कि एनिमल्स के पास इंस्टिक्ट नॉलेज होती है, उन्हें कोई सिखाया थोड़ी जाता है कि तुम्हें अपने बच्चे को कैसे पालना है, उसके चोंच में कैसे खाना डालना है, तो ये क्या है? प्रवृत्ति है, ये इंस्टिक्ट है। रीजन यानी लॉजिक के बेस पे किसी कंक्लूजन तक पहुंचना। टेस्टिमोनी यानी एक्सेप्टिंग इन्फॉर्मेशन, दूसरे से इन्फॉर्मेशन लेना और उसी को ही मान लेना, जैसे कि कोई भी आपने फिल्म देखी और उसका पूरा सारांश बता दिया किसी को भी, अपने दोस्त को, कि भाई ऐसी ऐसी फिल्म है, बकवास है, तू मत देखना, तो वो क्या है? टेस्टिमोनी है। फॉर्म्स और टाइप ऑफ नॉलेज, कितने तरह की नॉलेज है? देखो ये बहुत सारी मैंने लिखी हुई है, तो ऐसा नहीं है कि आप 24 के 24 याद करेंगे, जो भी आपको याद रहे वो लिखाना, ठीक है, जो भी आपको इजी लगे इनमें से। एक्सप्लिसिट और नो वाट नॉलेज यानी जो चीज तुम जानते हो जिसे तुम शेयर कर सकते हो। ट्रेसिट नॉलेज जिसे तुम शेयर नहीं कर सकते। बहुत सारा ज्ञान ऐसा होता है कि तुम्हें आता सब कुछ है लेकिन तुम बता नहीं सकते। बहुत बार ऐसे टॉपिक हो जाते हैं कि मुझे आता है लेकिन मैं समझा नहीं पाती हूँ। बहुत बार मुझे लगता है कि मैं अभी से समझाऊं कैसे इस टॉपिक को, है तो बहुत ईजी लेकिन सामने वाले को हार्ड लग रहा है, अब कैसे समझाऊं। एम्बेडेड और इम्प्लांटेड नॉलेज, प्रोपोर्शनल नॉलेज और डिक्लेरेटिव नॉलेज, पर्सनल नॉलेज, प्रोसीजनल नॉलेज, जनरल नॉलेज, स्पेसिफिक नॉलेज, फॉर्मल और इनफॉर्मल नॉलेज, कंसेप्चुअल नॉलेज, एलाबोरेटेड नॉलेज, स्ट्रक्चर्ड नॉलेज। हिंदी में भी देख लेना इधर की तरफ, अब की बार हिंदी पढ़ लेते हैं। रणनीतिक ज्ञान, परिस्थिति जन्य ज्ञान, मेटा ज्ञान, पारिभाषिक ज्ञान, सहायक ज्ञान, पूरक ज्ञान, ये सारे हिंदी में देख लेना। हिंदी थोड़ी ऐसी लगती है ना। अच्छा तुम बोर तो नहीं होते क्लास देख के? बता देना भाई, है ना। अब मैं लाइव तो ले नहीं रही हूँ जो मैं तुम्हें हंसा दूँ, अब रिकॉर्डेड ही लेना पड़ता है, मजबूरी है ना। फॉर्म्स और टाइप ऑफ नॉलेज, अब देखो ये अभी हम पीछे पढ़ गए हैं। एक्सप्लिसिट नॉलेज यानी जिसे हम इजीली कम्युनिकेट कर सकें। ट्रेसिट नॉलेज जिसे हम वर्बली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, शब्दों में बता नहीं सकते, ना लिख के बता सकते हैं, समझा नहीं पा रहे हैं। एम्बेडेड नॉलेज यानी जो डीपली इंटीग्रेटेड है किसी भी संदर्भ में, किसी भी स्ट्रक्चर, किसी भी कल्चर को लेके। प्रपोजिशनल नॉलेज किसी भी स्टेटमेंट के थ्रू हम किसी को समझा रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। पर्सनल नॉलेज यानी अपने बारे में जानना, अपने पर्सपेक्टिव को जानना है। प्रोसीजर नॉलेज यानी एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से चीजों को समझना, जैसे कि हम साइंस पढ़ते हैं तो साइंस हम एक तरीके से प्रोसीजर नॉलेज उसमें लेते हैं, स्टेप्स मेथड। कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें हम क्या फॉलो करेंगे? प्रोसीजर नॉलेज फॉलो करेंगे। जनरल नॉलेज किसी भी सिंपली कोई भी चीज के बारे में नॉलेज होना। फॉर्मल नॉलेज यानी जो हम स्कूल में लेते हैं, जैसे स्कूल में हम पढ़ने जाते हैं तो ये फॉर्मल एजुकेशन है, तो फॉर्मल नॉलेज भी क्या होती है? तरीके से स्ट्रक्चर्ड में होती है, एक सिस्टमेटिक तरीके से हम लेते हैं, ठीक है। एजुकेशन और ट्रेनिंग हो सकती है। इनफॉर्मल नॉलेज कहीं से भी कुछ भी सीख रहे हैं, अपने दादी से सीख रहे हैं, अपने बाबा से सीख रहे हैं, अपने मम्मी पापा से हम जो एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, वो इनफॉर्मल नॉलेज है।
कंसेप्चुअल नॉलेज क्या होती है, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, कंसेप्ट और रिलेशनशिप किसी भी चीज के बारे में यानी कंसेप्ट क्लियर करना। एलाबोरेटिव नॉलेज यानी डिटेल में विस्तार में तुम्हें कोई टॉपिक सब्जेक्ट समझाया जा रहा है ना। स्ट्रक्चर्ड नॉलेज यानी एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से जो हम सीख रहे हैं। स्ट्रेटेजी नॉलेज यानी पूरी स्ट्रेटेजी बना के किसी भी गोल को अचीव करना। सिचुएशनल नॉलेज यानी किसी भी जगह अप्लाई करना और किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन की जो नॉलेज है। मेटा नॉलेज यानी खुद के ही ज्ञान पे दोबारा से सोच विचार करना। कोई भी चीज आप सोच रहे हैं, वही कपड़े वाला एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि कपड़े घर पे ले आए खरीद के और तभी भी उस पर सोचे जा रहे हैं कि कहीं महंगे तो नहीं ले लिए, सस्ते तो नहीं, अच्छा सस्ते मिल गए, आज तो मजा आ गया, है ना। ऐसा होता है ना। मैं लड़कियों के एग्जांपल इसलिए ज़्यादा देती हूँ क्योंकि जब मैं SEO देखती हूँ, मतलब सॉरी YT स्टूडियो देखती हूँ, तो मुझे दिखता है कि 70% वोमेन्स हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो लड़कियों के एग्जांपल देने सही रहते हैं ना, टच कर पाती हैं, खुश हो जाती हैं सब, मैं भी खुश होती हूँ। डेफिनेशनल नॉलेज यानी पारिभाषिक ज्ञान, यानी डेफिनेशन के बेस पे जो हम सीखते हैं कंसेप्ट और टर्म्स, जैसे कोई भी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उसमें शुरुआत में हम कैसे पढ़ते हैं, डेफिनेशनल नॉलेज की डेफिनेशन उसकी याद कर लेते हैं। एंसिलियरी नॉलेज यानी सहायक ज्ञान, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि NCERT बुक हम पढ़ रहे हैं उसके साथ हमने कोई भी सप्लीमेंट्री बुक ले ली, या फिर सप्लीमेंट्री नॉलेज वही सेम अगले वर्ड में है कि कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज हम ले रहे हैं। केस स्पेसिफिक, किसी भी पर्टिकुलर केस सिनेरियो की या किसी भी जगह की नॉलेज लेना। एंटेल्ड नॉलेज यानी अंतर्निहित ज्ञान जो लॉजिकली फ्लो कर रही है। कोहेरेंट नॉलेज यानी जोड़ के पढ़ रहे हैं कोई भी चीज हम मीनिंगफुल तरीके से। सुपरफिशियल या सरफेस नॉलेज यानी सैलो अंडरस्टैंडिंग, किसी भी सब्जेक्ट की डीप नॉलेज। अगला जो पॉइंट है वो डीप नॉलेज का है, किसी भी सब्जेक्ट और टॉपिक की डीप नॉलेज। लोकल नॉलेज, किसी भी एरिया की लोकल नॉलेज, जैसे कि आपको अपने गाँव पड़ोस की नॉलेज होना। यूनिवर्सल नॉलेज यानी पूरे ब्रह्मांड की नॉलेज रखना। कोई भी चीज है, हमारे यहाँ पे सर्दी हो रही है तो ब्रह्मांड में हर जगह थोड़ी बहुत सर्दी हो सकती है, गर्मी हो सकती है। कॉन्क्रीट नॉलेज जो हमारे आंखों के सामने है, जो आंखों से एक्सपीरियंस लेके हम चीजों को सीख रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज जो हम आइडियाज, कंसेप्ट और थ्योरीज सीख रहे हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल नॉलेज यानी थ्योरी बेसिस पे जो हम सीख रहे हैं। प्रैक्टिकल जो हम रियल लाइफ सिचुएशन में चीजें अप्लाई करके सीख रहे हैं। देख लो बहुत सारी नॉलेज है। अब है नेक्स्ट टॉपिक टीचिंग। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि टीचिंग क्या होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका नेचर कैसा है, इसके मेथड्स क्या हैं, इफेक्टिव टीचिंग की विशेषता क्या है। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, है ना। चलो टीचिंग क्या है। टीचिंग के अंदर सारी एक्टिविटीज है भाई। टीचिंग है क्या, पढ़ाना यानी ज्ञान देना, स्किल्स, तुम्हारे अंदर नॉलेज, तुम्हें नॉलेज देना, तुम्हें स्किल। अब टीचर क्या करता है, कॉलेज में क्या करता है, कॉलेज में टीचर आता है तो वो तुम्हें क्या दे रहा है, नॉलेज दे रहा है। वो तुम्हारे अंदर क्या डेवलप कर रहा है, स्किल्स डेवलप कर रहा है। बेस्ट नॉलेज तुम्हें दी जा रही है, तुम्हें समझाने की कोशिश की जा रही है, तुम्हें एनकरेज करने का जो काम करता है वो भी टीचर करता है। तो ये होती है टीचिंग, है ना। एक बार पढ़ लेते हैं कि टीचिंग को कैसे डिफाइन करते हैं। नॉलेज को ट्रांसफर करने का प्रोसेस भी टीचिंग है। स्किल्स ट्रांसफर करना, वैल्यूज ट्रांसफर करना एक पर्सन से दूसरे पर्सन में अलग अलग मेथड्स और टेक्निक्स के द्वारा, ये सब क्या कहलाता है, शिक्षण कहलाता है। डेफिनेशन देख सकते हैं कि टीचिंग से क्या मतलब है, वे एक्टिविटीज जो डिजाइन की जाती हैं, परफॉर्म की जाती हैं जिससे कि बच्चे के अंदर बदलाव लाया जा सके। टीचिंग क्या है, एक मोर मैच्योर और लेस मैच्योर पर्सनैलिटी के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो टीचिंग कहलाती है। भाई मोर मैच्योरिटी कौन है, टीचर, और लेस मैच्योर कौन है, बच्चा, ठीक है। नेचर ऑफ टीचिंग, टीचिंग का नेचर कैसा है, भाई पढ़ाने का नेचर क्या है, क्योंकि उसमें इंटरेक्शन होता है बच्चे और टीचर के बीच में, कम्युनिकेशन होता है बच्चे और टीचर के बीच में। बच्चा क्वेश्चन पूछता है, टीचर उस डाउट को क्लियर करता है। एडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, जहां चेंज करने की जरूरत है वहां चेंज करेगा टीचर, क्योंकि क्लास में हर तरीके के बच्चे होते हैं। तो डाइवर्स लर्निंग वाले नीड्स, जो अलग अलग तरीके के बच्चे हैं, डाइवर्स लर्निंग स्टाइल वाले जो बच्चे हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या करना, एडेप्ट कर लेना, अनुकूल कर लेना, अपने मेथड्स में चेंज कर लेना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख के पढ़ाना। और कैसा नेचर है टीचिंग का, नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए, यानी टीचर को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, डीप नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट की, और वो उस सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। टीचर के अंदर पेशेंस होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है, अब 11th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो 11th क्लास में एक ऐसा टाइम होता है जिस टाइम बच्चे का जो गुस्सा है, सारी चीज पीक पे होती है, उस टाइम तूफान की अवस्था, तनाव और तूफान की अवस्था उसे बोले जाते हैं। 11th क्लास के बच्चे टीचर्स को पीट भी देते हैं, पीटते भी हैं, हर स्कूल में ये सिनेरियो होता है। तो टीचर के अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए कि वो उस चीज से कैसे निकले, कैसे सोल्व करे। ऐसा नहीं है कि बच्चा उल्टा बोल रहा है तो टीचर भी उसमें बजाने लग गया डंडा, फिर पता चला कि उससे स्टिक छीन के उसने उल्टी टीचर में बजा दी। तो ये सिनेरियो होने की बजाय टीचर के अंदर क्या होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए।
एक इफेक्टिव टीचिंग की क्या विशेषता है? तो इफेक्टिव टीचिंग का क्या है कि तुम्हारा एक ऑब्जेक्टिव सेट होना चाहिए, तुम्हारा एक लक्ष्य सेट होना चाहिए कि मुझे बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, उन्हें क्या डायरेक्शन देनी है, कैसे मोटिवेट करना है। एक्टिव एंगेजमेंट, आप एक अच्छे टीचर तब होते हैं जब आप सब लोगों को एंगेज कर लेते हैं। मानो आप पढ़ा रहे हैं और बच्चे कहीं और देख रहे हैं, किसी और दिशा में लग रहे हैं, कुछ और पढ़ रहे हैं, तो वो वाली इफेक्टिव टीचिंग नहीं होती। इफेक्टिव टीचिंग तब होती है जब बच्चे भी एंगेज हो, टीचर भी, और सब लोग मजे में पढ़ रहे हो और सबके अंदर मोटिवेशन बढ़िया वाला हो। यूज ऑफ इनोवेटिव एंड वेराइड टीचिंग मेथड, अगर आप अच्छे अच्छे मेथड्स पढ़ाने में यूज करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, तो क्या है, आपकी टीचिंग क्या होगी, इफेक्टिव होगी। और इफेक्टिव टीचिंग का एक सबसे बड़ा रोल ये भी है कि आप कंटिन्यूअसली फीडबैक लेते रहें, अपने बच्चों से पूछते रहें कि उन्हें समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। कंटिन्यूअसली क्या करें, असेसमेंट करें, फीडबैक करें और फिर उसी के अकॉर्डिंग आगे का काम करें। एक अच्छा वातावरण क्रिएट करें, पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहां बच्चे सेफ फील कर सकें, उन्हें लगे कि हमें वैल्यू दी जा रही है, हमें रेस्पेक्ट दी जा रही है, और इंक्लूसिविटी को बढ़ाएं, सारे बच्चों को एक साथ लेके चलें। टीचिंग मेथड्स का क्लासिफिकेशन अगर इक्विपमेंट के बेस पे देखा जाए तो टेक्स्ट बुक मेथड यानी बुक से पढ़ा रहे हैं, लाइब्रेरी मेथड और लेबोरेटरी मेथड। अगर स्पेसिफिक स्टूडेंट पर्पस के हिसाब से देखें तो सोशलाइज्ड मेथड, प्रॉब्लमेटिक और प्रोजेक्ट मेथड। स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप के बेस में असाइनमेंट मेथड, यहाँ पे दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, सुपरवाइज्ड मेथड और फ्रीली चूजन प्रोजेक्ट मेथड। थ्योरीज के आधार पे ड्रिल मेथड जहाँ पे रटवाया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जहाँ समस्या का समाधान किया जाता है, और एक्टिविटी मेथड बहुत सारी गतिविधियां कराई जाती हैं। डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस के बेस पे यानी स्वतंत्रता के आधार पे ह्यूरिस्टिक मेथड हो जाए खोजबीन आधारित, ठीक है। अगर थोड़ी सी जीभ इधर उधर हो रही है, लड़खड़ा रही है, तो एडजस्ट कर लेना, कोई बात नहीं, लंबी क्लास में हो जाता है यार। और दूसरी बात, मुझे ना ये जल्दी जल्दी लगा रहता है क्योंकि अब टाइम भी बहुत कम है। मैं सोच रही हूँ कि दोपहर तक आपको क्लास मिल जाए, तो इसलिए जल्दी जल्दी करा रही हूँ बहुत। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता की डिग्री के आधार पर ह्यूरिस्टिक मेथड और एक्सपेरिमेंट मेथड। अब टीचिंग के मेथड देख लो, टीचिंग के अलग अलग विधियां कैसे पढ़ा सकते हैं, इमिटेशन तरीके से, इमिटेशन करके, अनुकरण करके। लाफिंग लर्निंग मेथड है, टेक्स्ट बुक मेथड है जहां हम बुक से पढ़ाते हैं, लेक्चर मेथड टीचर आया बोर्ड पे पढ़ाया चले गए, प्रोजेक्ट मेथड कोई भी प्रोजेक्ट हम ले सकते हैं, दे सकते हैं बच्चों को, एनालिटिक और सिंथेटिक मेथड यानी विश्लेषण करके पढ़ा सकते हैं, संश्लेषण करके पढ़ा सकते हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव यानी बच्चों को पहले एग्जाम्पल दें और फिर रूल पे लेके जा रहे हैं, यानी कोई भी चीजें उन्हें डायरेक्ट ऑब्जर्व कराएं फिर उसके बाद इनडायरेक्ट पे जाएं। डिडक्टिव मेथड यानी जैसे मैथ में हम पढ़ाते हैं, पहले एग्जाम्पल बता दिया, पहले रूल बता दिया, फिर उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करा रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से हम पढ़ा सकते हैं। सुपरवाइज यानी बच्चों का सुपरविजन करके पढ़ा सकते हैं। सोशलाइज रिसाइटेशन मेथड सामाजिक सैस्वर पाठ विधि से पढ़ा सकते हैं, लैब में ले जाके पढ़ा सकते हैं, लॉजिकल मेथड से पढ़ा सकते हैं और खेल खेल में पढ़ा सकते हैं। अगला टॉपिक है क्रोनोलॉजिकल रिव्यू ऑफ नॉलेज जनरेशन। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल रिव्यू ऑफ नॉलेज जनरेशन, तो नॉलेज क्या है, नॉलेज भाई ज्ञान क्या है, ज्ञान की बहुत बड़ी जर्नी है, ज्ञान का जो डेवलपमेंट हुआ उसकी जर्नी बहुत लंबी है। आप देखो आज के टाइम पे सारी सोर्सेज हैं, लैपटॉप भी है, फोन भी है, बुक्स भी हैं, कॉपी भी हैं, अब प्रिंट अगर हमें कोई करवाना हो तो प्रिंटर भी है, और प्रिंट के लिए पेज भी है। तो ये सारी चीजें एकदम से तो नहीं आ गई, इसकी क्या है, बहुत लंबी कहानी है। पहले के टाइम से लेके अब के टाइम तक जो डेवलपमेंट हुआ है वो हम पढ़ेंगे। तो नॉलेज की एक बहुत लंबी जर्नी है डेवलपमेंट की, प्री लिटरेसी से लेके कहाँ तक, ICES तक, यानी प्री लिटरेसी पूर्व साक्षरता से लेके, ओरल से लेके, प्रिंट से लेके, और फिर धीरे धीरे चीजें चेंज हुई, फिर डिजिटल कम्युनिकेशन आ गया, जैसे कि आज के टाइम में सारी चीजें क्या हो गई, ऑनलाइन हो गई, ठीक है। ICE क्या है, एज ऑफ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट। और अभी भी प्रोग्रेस चल रहा है, अब पता नहीं आज से 10 साल बाद क्या क्या चीजें आ जाएं। तो पहली जो कैटेगरी है या क्रोनोलॉजिकल रिव्यू की नॉलेज की पहली स्टेज जो है वो है नॉलेज जनरेशन, स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन इन द एज ऑफ ओरल और प्री राइटिंग, यानी ज्ञान के विकास या ज्ञान सर्जन की कालानुक्रमिक समीक्षा को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला क्या है, मौखिक या पूर्व लेखन के युग में ज्ञान सर्जन, भंडारण और प्रसारण, यानी जिस टाइम पे ओरली बच्चों को पढ़ाया जाता था उस टाइम पे नॉलेज कैसे जनरेट होती थी, उस टाइम पे राइटिंग का भी कोई रोल नहीं था। आपने वैदिक एजुकेशन में देखा होगा कि ओरल तरीके से पढ़ाते थे बच्चों को, है ना।
तो पहले सबसे पहले जो एज आई, सबसे पहले जो इरा आया किसका आया, ओरल और प्री राइटिंग का, यानी उस टाइम पे ना लिखते थे, बोल के पढ़ाते थे। तो उस टाइम पे कैसी परंपरा थी, कैसा चलन था कि ओरली फॉर्म में बच्चे को पढ़ाया जाता था। जो नॉलेज दी जाती थी वो बोल के दी जाती थी कि बच्चों को पढ़ा दिया और अब तुम इसे अगली जनरेशन में ट्रांसफर करना, ठीक है। नॉलेज याद कैसे रखी जाती थी, कोई लिखा हुआ सोर्स नहीं था, कोई किताब नहीं थी, सिर्फ दिमाग में तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। ये कि इसका लिमिटेड स्कोप था क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक इतना याद कोई नहीं रख पाता। की टेक्नोलॉजी उस टाइम पे क्या टेक्निक थी, वर्बल कम्युनिकेशन की, भाई बोल के काम चल रहा था, बस कहानी सुना दी, निमोनिक डिवाइस कोई भी, और केव पेंटिंग्स थी और नॉन टेक्सचुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन था। फिर दूसरी जनरेशन आई, दूसरी जनरेशन स्टोरेज और ट्रांसमिशन इन द एज ऑफ राइटिंग। फिर लिखना शुरू कर दिया, जब थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ तो लिखना शुरू कर दिया। तो इमरजेंस ऑफ रिटन लैंग्वेज सिस्टम, उस टाइम पे लिखना शुरू हुआ था बस। एलोइंग लिखना इसलिए शुरू हुआ था, कुछ कुछ चीज़ें लिखी जाने लगी जिससे कि एक चीज़ का परमानेंट रिकॉर्ड हो जाए। अब जैसे कि हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी मतलब मॉन्यूमेंट वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ चीज़ें लिखी हुई रिकॉर्ड हुई रखी हुई हैं। तो उस टाइम पे लैंग्वेज सिस्टम जो है स्टार्ट हुआ था इस वजह से, जिससे कि हम लिख के परमानेंट रिकॉर्ड कर सकें चीज़ों को। वो एक शुरुआती फेज था लिखने का, डेवलपमेंट ऑफ अर्ली राइटिंग सिस्टम था, ठीक है। नॉलेज रिकॉर्डेड ऑन क्ले टेबलेट, पेपायरस और अदर मटेरियल, इस तरीके से चीज़ें लिख के रिकॉर्ड की जाती थी। टेक्नोलॉजी क्या थी उस टाइम पे, राइटिंग टूल्स से स्टाइलस और क्विल। राइटिंग सरफेस क्या था, पेपायरस और पार्चमेंट, ठीक है, चरम पत्र, पत्ते पे भी लिखी जाती थी चीज़ें। थर्ड फिर क्या है, स्टोरेज और ट्रांसमिशन इन द एज ऑफ प्रिंट। फिर नॉलेज के बाद प्रिंट का सिस्टम आ गया, 15वीं शताब्दी की ये बात है। उस टाइम पे क्या है, प्रिंटिंग प्रेस आ गया, जो कि किसने दिया है, जोन्स गुटेनबर्ग ने 15वीं शताब्दी में दिया है। मास उस टाइम पे बुक्स भी छपी, डॉक्यूमेंट्स आए और उसने थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाया और नॉलेज का ट्रांसमिशन हुआ और प्रिंटेड न्यूज़पेपर भी उस टाइम पे प्रिंट होने लगे। इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हुई, प्रिंटिंग प्रेस और मूवेबल टाइप। फिर अगला जो आया ICASG, यानी जिसमें हम हैं अभी, ये चल रहा है, अभी और भी आगे डेवलपमेंट हो सकता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आ गई, टेक्नोलॉजीज आ गई, रैपिड ट्रांसमिशन आ गया, इंटरनेट के द्वारा हम कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं। डिजिटल स्टोरेज आ गया, हम बहुत सारी चीज़ें स्टोर भी कर सकते हैं। इसके अंदर टेक्नोलॉजी क्या है, इंटरनेट है, वर्ल्ड वाइड वेब है, डिजिटल डेटाबेस है, क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा स्टोरेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है, टैबलेट है, लैपटॉप है, ठीक है। इम्पैक्ट क्या है इसका, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेस, नॉलेज जनरेट हो रही है, एक्सीलरेट हो रही है, और इंफॉर्मेशन क्या है, जो चैलेंजिंग इंफॉर्मेशन ही वो भी ठीक हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक है मिथ बेस्ड फेथ, और दूसरा क्या है, लॉजिक बेस्ड फेथ। देखो ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। मिथ क्या है, कल्पना आधारित। हमारे घर के कहते हैं कि वो क्या बोलते हैं, ये कर, देवताओं का खाना बनाना है, देवताओं को भोग लगाना है। अब देखो हम भी मानते हैं, सब मानते हैं इन चीज़ों को, लेकिन खाते थोड़ी है कोई भी। तो ये क्या है, जो हमारी परंपराएं चलती आ रही हैं हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं। तो यानी कुछ चीज़ें क्या होती हैं, मिथ बेस्ड होती हैं, कल्पना आधारित होती हैं। इनका ओरिजिन क्या है, ओरिजिन कहाँ से शुरू हुई है, पिछले जमाने से, पीढ़ियों से चली आ रही है। इनका फाउंडेशन क्या है, स्टोरीज पे, लीजेंड्स पे, सेक्रेट टेक्स्ट पे ये बेस्ड है। इनका कोई भी लॉजिकल सब रीजनिंग नहीं है, कोई भी इनका तर्क नहीं दे सकता। बिलीफ सिस्टम बस चलती आ रही है चीज़ें, है ना, कि रात में नहाना नहीं चाहिए, रात में सिर नहीं धोना चाहिए, झाड़ू वहाँ रखनी चाहिए, ऐसे उठना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि पायते नहीं क्या बोलते हैं, सिराने सिर रखना चाहिए, पायते पैर, मतलब ये चीज़ें चलती आ रही हैं और हम भी फॉलो करते हैं भाई, हम भी फॉलो करते हैं। तो ये क्या है, मिथ बेस्ड सिस्टम है सारी। ये किस चीज़ पे बेस्ड है, चमत्कार होने पे, अलौकिक व्याख्याओं, देवी हस्तक्षेप, देवी शक्ति, ये इन चीज़ों पर आधारित है ना। इनका कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी प्रूफ नहीं है, ये चलती आ रही है और ये बहुत सारे रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशंस में चलती हैं। इनके रोल ऑफ अथॉरिटी क्या है, कहाँ से आ रही हैं चीज़ें, तो ये कल्चरल एल्डर्स से आ रही हैं, है ना। लॉजिक बेस्ड यानी जिन्हें हम प्रूव कर सकें, जिन्हें हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, सोच विचार कर सकते हैं और सिस्टमेटिकली अप्लाई कर सकते हैं। इसका फाउंडेशन क्या है कि ये तथ्यों पे आधारित होती हैं, रेशनल आर्ग्यूमेंट भी हम दे सकते हैं, लॉजिकल इन्फ्रेंस भी हम दे सकते हैं और तो और प्रूव भी कर सकते हैं। एम्पेरिकल बेसिस यानी अनुभवजन्य आधार, तो ये क्या है, लॉजिकल बेस्ड नॉलेज होती है जो कि किस पे आधारित है, ऑब्जर्व फिनोमेना पे, यानी हम घटनाओं को ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और उनका टेस्ट भी करते हैं, है ना।
ऑब्जेक्टिविटी क्या है? डेराइव फ्रॉम लॉजिक ट्रेंड्स टू मोर ऑब्जेक्टिव एंड यूनिवर्सल। रोल क्या है? रोल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें आलोचनात्मक सोच लगती है चीजों में, रेशनल इंक्वायरी की जरूरत पड़ती है अगर हम कोई भी लॉजिक बेस्ड नॉलेज डेवलप कर रहे हैं तो। अब है लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होती है? अभी हम 86 स्लाइड पे आए और हैं कितनी? 253। तो अगर आप इसे एक बार में नहीं देख रहे हैं, अब देख के फिर शाम में देख लेना है, रात में देख लेना है, स्पीड बढ़ा के, जहां आप जो टॉपिक आपने पढ़ रखा है उसे कट कट करके या 2 की स्पीड से देख लेना। लैंग्वेज क्या है? कम्युनिकेशन का एक साधन है, सिंबॉलिक है और डायनामिक है, स्ट्रक्चर्ड और यूनिक है, यानी संरचित अनूठी प्रणाली है क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर से हम चलते हैं। सोशल बिहेवियर है, समाज में कैसे बिहेव करना है तो वो भी लैंग्वेज ही है। किस माध्यम से हम पढ़ रहे हैं और कैसे माध्यम से हमें पढ़ाया जा रहा है, जो माध्यम है वो भी भाषा ही है। सभ्यता और संस्कृति की पहचान भी भाषा ही है ना। ये डेफिनेशन है कि लैंग्वेज इज नॉट व्हाट कैन बी टॉट, इट इज अ सब्जेक्ट विच मस्ट बी लर्न। ये ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज हमें पढ़ाई जाएगी तभी आएगी, हम सीख लेते हैं, है ना। इसकी विशेषता क्या है कि लैंग्वेज के द्वारा हम अपने आइडियाज को शेयर कर सकते हैं और अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन, अपने एक्सपीरियंस इन एक दूसरे के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं, अपने विचारों का, भावनाओं का, अनुभव का, इन सब चीज़ों का। ठीक है। लैंग्वेज एक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके अंदर साउंड भी आता है, वर्ड भी आती है और ग्रामर भी आती है। लैंग्वेज एक सीखा हुआ बिहेवियर है, लर्न बिहेवियर है, जो हम किससे सीखते हैं? अपने घर को से सीखते हैं, फिर फॉर्मल तरीके से स्कूल में सीखते हैं। लैंग्वेज जो है सिंबल्स पे आधारित है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सिंबल होते हैं, शब्द भी होते हैं, फ्रेजेस भी होते हैं, वाक्यांश होते हैं, आइडियाज भी होते हैं। लैंग्वेज क्या है? क्रिएटिव है क्योंकि इसमें नए नए सेंटेंस जो है हम लोग जनरेट करते हैं, मीनिंग जनरेट करते हैं। लैंग्वेज इज रूल गवर्न भी है क्योंकि इसमें बहुत सारी रूल रेगुलेशन भी होती हैं, हायरार्की भी होती है, यानी पहले शब्द है फिर शब्द से वाक्य बना, इस तरीके से इसकी एक हायरार्की भी है। डाइवर्स भी है क्योंकि हर जगह अलग अलग भाषा यूज होती है, किसी एक एरिया से दूसरे एरिया में जाए तो वहाँ की बोली भी अलग है और बहुत बार भाषा भी अलग हो सकती है ना। फंक्शन क्या है लैंग्वेज के? एक्सप्रेसिव फंक्शन, यानी हम लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लैंग्वेज के द्वारा हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लैंग्वेज के द्वारा हम निर्देशीय काम कर सकते हैं, डायरेक्टिव फंक्शन कर सकते हैं, लैंग्वेज से हम अंतःक्रिया कर सकते हैं, अंतःक्रिया इंटरेक्शन करते हैं, जैसे टीचर करते हैं, टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या होता है? इंटरेक्शन होता है, लेकिन होता किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। बातचीत कर सकते हैं, इवोल्यूशन कर सकते हैं। इवोल्यूशन कैसे होगा कि हम लोगों को जैसी भाषा आ रही है, आगे की जनरेशन जो आएगी हमारी वो भी ऐसे सीखेगी, तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं और प्रिजर्व भी कर सकते हैं। भाषा के माध्यम से हम चीजों को प्रिजर्व भी कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, संभाल के रख सकते हैं चीजों को, है ना। अब रोल ऑफ लैंग्वेज ये तो हमने पढ़ लिया। देखो ये रहा प्रिजर्विंग यानी डॉक्यूमेंटिंग नॉलेज। कोई भी हम डॉक्यूमेंट और हिस्ट्री और कल्चर की जो चीजें हैं हेरिटेज की, उन्हें हम क्या कर सकते हैं? प्रिजर्व कर सकते हैं। रोल ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का रोल क्या है? तो कम्युनिकेशन का रोल है, यानी इसके माध्यम से हम कम्युनिकेशन करते हैं, चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी थॉट फीलिंग्स को, और समाज में अंतःक्रिया कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, सामाजिक रिश्ते या दूसरों के साथ रिश्ते बना सकते हैं, एक कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं और अपने दिमाग का भी विकास कर सकते हैं भाई, है ना। कल्चरल ट्रांसमिशन यानी अपनी संस्कृति का विकास कर सकते हैं, अपने कल्चर को। अब जो चीजें हम फॉलो करते आ रहे हैं, हम अपने बच्चों को, आगे जो आने वाली जनरेशन है उन्हें भी हम वही चीजें सिखाएंगे, है ना। एकेडमिक और प्रोफेशनल सक्सेस कर सकते हैं। अब आ गया है नेक्स्ट टॉपिक रीडिंग। रीडिंग क्या होती है? जो हम देख के पढ़ते हैं, रिटन सिंबल्स, उससे नॉलेज लेना क्या कहलाता है? रीडिंग कहलाता है। जो चीज हम पढ़ते हैं, व्हेन वी रीड वी यूज अवर आई, जब हम पढ़ते हैं तो अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, और जो शब्द हैं, जो वाक्य, जो पैराग्राफ है, उन्हें कम्युनिकेट कर लेते हैं दिमाग में। अब जैसे कि ये पैराग्राफ आप लोग पढ़े तो आप पढ़ के कोई ऐसा थोड़ी है कि इसकी हिंदी ढूंढेंगे फिर पता चलेगा, तो आप क्या आंखों से देखेंगे, पढ़ेंगे और इसका खुद से ही मीनिंग अपने दिमाग में बना लेंगे। ठीक है, ये रीडिंग की फुल फॉर्म है कि रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए और स्किल्स चाहिए इसके लिए, नॉलेज चाहिए एक्वायर, नॉलेज एक्वायर होगी, आप प्रिंटेड टेक्स्ट कर सकते हैं, डेलिब्रेट प्रोसेस है, मीनिंग निकाल सकते हैं, सिंबल्स इसके अंदर होते हैं और मीनिंग को ग्रैस्प कर सकते हैं। ठीक है, जब कोई भी पढ़ता है तो वो उस चीज का मीनिंग भी निकालता है, सिंबल्स भी यूज करता है, और रीडर्स टेक दी सिंबल्स लेटर एंड प्रोनाउंसिएशन एंड आइडेंटिफाई कॉम्बिनेशन दैट क्रिएट साउंड। और ये भी हम पहचान सकते हैं कि शब्द बना कैसे, इसके अंदर क्या क्या सिलेबल हैं, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसकी साउंड है, ये सारी चीजें हमें पढ़ के पता चल जाती हैं। तो रीडिंग क्या है? एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस में प्री रीडिंग होती है, फिर आफ्टर रीडिंग एक्टिविटीज होती है, जो कि हमारी समझ में हमारी हेल्प करती हैं।
एम और ऑब्जेक्टिव क्या है रीडिंग के, लक्ष्य क्या है और उद्देश्य क्या है। तो इससे हमारी सोचने सेकंड पॉइंट पहले पढ़ दिया, इससे हमारी नॉलेज इंप्रूव होगी, यानी ज्ञान का विकास होगा। जितना ज़्यादा हम रीड करते हैं हमारी नॉलेज बढ़ती है, रेशनैलिटी बढ़ती है, यानी तार्किकता का विस्तार होता है कि हम तर्क लगाना सीखते हैं। हमारी पर्सनैलिटी बढ़ती है, यानी हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। हमारा इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल मैच्योरिटी और इमोशनल बैलेंस भी सुनिश्चित करती है ये। हमारी ऑपरेशनल स्किल डेवलप होती है, हमारा सामाजिकरण भी होता है, और हमारी जो हिस्ट्री की नॉलेज है वो भी इंप्रूव होती है, और हमारे लिखने का कौशल भी डेवलप होता है, क्योंकि जितना हम पढ़ते हैं उतना ही हम लिख पाते हैं। हमारा कैरेक्टर अच्छा होता है, हमारे अंदर अच्छी आदतों का विकास होता है, परीक्षाओं के लिए हम तैयार रहते हैं, संकल्पना निर्माण होता है, अवधारणा यानी क्लैरिफिकेशन, कोई भी कंसेप्ट हमें क्लियर करना हो तो हम पढ़ के कर सकते हैं, और हमारे अंदर सोशल, ह्यूमन, नेशनल और अदर वैल्यूज भी डेवलप होती हैं। आइडियाज़ को हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रही हूँ, अपने कम्युनिकेशन कर सकते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट कर सकते हैं, और अप टू डेट नॉलेज अचीव कर सकते हैं पढ़ के। लैंग्वेज स्किल को डेवलप कर सकते हैं, अपनी शब्दावली को सुधार सकते हैं, यानी वोकैब डेवलप कर सकते हैं, नेगोशिएशन स्किल डेवलप कर सकते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस पा सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट मैटर के लिए तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब कौन सी रणनीति होनी चाहिए अगर हमें अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करना है? तो बहुत सारे लोगों को डिफिकल्टी होती है पढ़ने में। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं पढ़ते, धीरे धीरे पढ़ते हैं, कुछ लोग जल्दी पढ़ते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, डिसाइडिंग व्हाट टू रीड, यानी हम एक अच्छी रीडिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है कि हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमें पढ़ना क्या है। क्या स्टोरी पढ़ सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, पोएम पढ़ सकते हैं, जिन चीज़ों में हमें इंटरेस्ट आ रहा है वो चीज़ हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी प्रोनाउंसिएशन, रीडिंग स्किल डेवलप होगी। और ये डिसाइड करना है कि हमें पढ़ना क्यों पढ़ना है। हम टाइम पास के लिए पढ़ रहे हैं, याद करने के लिए पढ़ रहे हैं, सक्सेस होने के लिए पढ़ रहे हैं, स्किल डेवलप करने के लिए पढ़ रहे हैं। और ये भी देखना है कि हमें कहाँ पढ़ना है। तो हमें पढ़ने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, बैठने का अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए, अकेले होने चाहिए, नेचुरल एनवायरनमेंट होना चाहिए और हवादार कमरे होने चाहिए। हाउ टू रीड, कैसे पढ़ना है हम बुक से पढ़ सकते हैं, वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, मोबाइल से पढ़ सकते हैं, टैबलेट से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, बहुत सारे सोर्सेज के द्वारा पढ़ सकते हैं किसी भी सीटिंग पोस्चर में बैठ के। ठीक है, अब जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो मैं बेड पे बैठ के पढ़ा रही हूँ अब आपको मैं दिखाई तो दे नहीं रही हूँ, है ना। पहले मैं चेयर पे बैठ के पढ़ाती थी, अब सीट चेंज हो गई है। डिसाइडिंग व्हेन टू रीड, यानी कब पढ़ना है। तो कब पढ़ना है, यानी लाइब्रेरी में पढ़ना है, रेफरेंस बुक के द्वारा पढ़ना है, मैगजीन से पढ़ना है, कहीं पे भी पढ़ सकते हैं, केयरफुल्ली, कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ सकते हैं, नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लाउड रीडिंग क्या होता है? लाउड रीडिंग यानी जोर जोर से पढ़ना, भाई नाम से पता चल रहा है जोर से पढ़ना यानी तेज तेज पढ़ना। तो लाउड रीडिंग क्या होता है? जो रीडर को अलाउ करती है कि वो साउंड प्रोड्यूस करे अपनी वोकल कॉर्ड से, अपने लिप्स से, अपने टंग का मूवमेंट करे, यानी जीभ से, गले से तो आवाज आएगी। तो लाउड रीडिंग क्या है? हमारी रीडिंग स्किल्स को अच्छा करती है, रीडर उस फोकस भी कर पाता है। देखो ये बात तो बिल्कुल सच है, ये तो अब तक भी सच है। अगर आप तेज तेज पढ़ते हैं तो आप फोकस के साथ पढ़ते हैं और चीजें आपको याद भी होती हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या है प्रैक्टिस करते हैं लाउड रीडिंग की व्हेन दे ग्रो ओल्डर, जब वो छोटे बच्चे होते हैं। आप छोटे बच्चे की क्लास में जाओ तो वो 2 का टेबल भी इतनी तेज तेज पढ़ रहे होते हैं, एनिमल्स नेम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होते हैं। तो इससे क्या है, उन्हें प्लेजर मिलता है, मजा आता है उनका बहुत ज्यादा, है ना। तेज तेज पढ़ते हैं और कंटिन्यू टू एक्सपेंड देयर, इससे उनकी इमेजिनेशन भी डेवलप होती है और लैंग्वेज वो एक्वायर करते हैं और वोकैब एक्वायर करते हैं। साइलेंट रीडिंग क्या होता है? मौन पढ़ना यानी मन मन में पढ़ना। जैसे कि अब हम बड़े हो गए हैं तो हम तेज तेज नहीं पढ़ते, अब हम क्या करते हैं, साइलेंट रीडिंग पढ़ते हैं। साइलेंट रीडिंग में क्या होता है, सिर्फ लिप और टंग मूवमेंट होता है, बस हल्का हल्का सा फंक्शन होता है, वोकल कॉर्ड का थोड़ा सा फंक्शन होता है, आवाज बाहर नहीं आती, है ना मैं तुम्हें सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा रही हूँ, एक एक पॉइंट पढ़ के नहीं पढ़ा रही, जिससे कि आपको अर्थ पता चल जाए और आप लिख भी पाए, है ना। एज वी अडल्ट, जैसे हम बड़े हो गए हैं तो हम साइलेंटली पढ़ने लगे हैं। स्क्रीन पे आप जैसे कि लैपटॉप से आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ स्क्रीन की रीडिंग करेंगे, तो अपने माइंड में आप रीड करते हैं बिना डिस्टर्बेंस के, ना दूसरा डिस्टर्ब होता है ना ही आप लोग डिस्टर्ब होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो एज ह्यूमंस स्पेशली चिल्ड्रन हैव एन अमेजिंग एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज, यानी बच्चों में क्या एक क्षमता होती है ज्ञान को, भाषा को सीखने की। देखो छोटा बच्चा होता है, कोई उसे नहीं सिखाता, बस सिखाते क्या है कि पापा बोलना, बाबा बोलना सिखा देते हैं। लेकिन जब वो इतनी बातें करता है, इतनी बड़ी बड़ी, वो सिखाते थोड़ी हैं। अब मेरी दीदी का बेटा है, बहुत छोटा सा है, 2 साल का,
2.5 साल का हो रहा है, वो इतनी बातें करता है, वो इतनी बातें करता है। अब उसे थोड़ी ना सिखाती है उसकी मम्मा उसके पास रहती तक नहीं है, शाम में आती है जॉब से वापस, तो पूरा दिन वो क्या करता है, बोलता ही रहता है। इतनी सारी बातें कैसे आती है? तो उसके अंदर क्या है, अमेजिंग एबिलिटी है कि वो लैंग्वेज को लर्न कर रहा है। शुरुआती साल में क्या होता है, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा बोलना सीखता है ना। पढ़ते हैं इसके बारे में, इसकी थ्योरी पढ़ते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की। तो स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी है। इन्होंने कहा है कि बच्चा क्या करता है, रीइंफोर्समेंट के थ्रू सीखता है। रीइंफोर्समेंट के थ्रू, रीइंफोर्समेंट क्या होता है, पुनर्बलन। यानी आप कोई काम अच्छा कर रहे हैं तो मैं आपको क्या कर रही हूँ, शाबाशी दे रही हूँ। आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो मैं आपको डांट रही हूँ। तो क्या है, रीइंफोर्समेंट होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बीएफ स्किनर ने क्या है, बीएफ स्किनर ने कहा है कि चाइल्ड लर्न लैंग्वेज थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू बच्चा सीखता है। बच्चे को रिवार्ड की जरूरत होती है। आप उसे एक चॉकलेट दे दें किसी भी काम पे, वो खुश हो जाएगा और उस काम को अगली बार मोटिवेशन से करेगा। तो ये क्या है, कंडीशनिंग है, ये रीइंफोर्समेंट है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा सीखता है ड्रिंक कहना, उसने एक वर्ड सीखा है कि पीना, दूध पीना। अगर वो भूखा है या फिर प्यासा है, उसे प्यास लग रही है, तो वो क्या कहेगा, मम्मा से पानी मांगेगा। ठीक है, तो आप उसे क्या कर रहे हैं, रीइंफोर्स के तौर पे क्या कर रहे हैं, शाबाशी तो चलो दे ही रहे हैं कि हाँ मेरे बेटे ने बोलना सीखा है, लेकिन उसे जब वो बोल रहा है तो उसे रीइंफोर्समेंट में क्या दे रहे हैं, पानी पीने के लिए चीजें दे रहे हैं, यानी पानी दे रहे हैं या फिर दूध दे रहे हैं, है ना। ये सारी चीजें, तो बच्चा क्या है, इस तरीके से सीखता है, मोटिवेशन के थ्रू, डिस्क्रिमिनेशन रेस्पॉन्स के थ्रू, रीइंफोर्स के थ्रू सीखता है। स्किनर ने कहा है कि बच्चा क्या है, खाली बर्तन के समान है। जो चीज़ें आप उसके सामने करेंगे वो इसी तरीके से सीखेगा। एनवायरनमेंट से सीखता है, अपने आसपास के लोगों को क्या करता है, इमिटेट करके सीखता है, नकल करके। नकलची बंदर होते हैं बच्चे, है ना। चॉम्स्की क्या कहते हैं, चॉम्स्की कहते हैं कि आपके अंदर इनेट एबिलिटी है, यानी आंतरिक क्षमता है भाषा को सीखने की, जिसे इन्होंने क्या कहा है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा है। इन्होंने क्या है, बच्चे के अंदर क्या है, आंतरिक क्षमता होती है, इंस्टिंक्ट एबिलिटी होती है कि वो चीज़ों को सीख लेता है, लैंग्वेज को सीख लेता है बिना किसी फॉर्मल इंस्ट्रक्शन के। ऐसे नहीं कि स्कूल में जाके सीखता है, वो क्या है, इनफॉर्मल तरीके से भाषा को एक्वायर कर लेता है। प्याजे क्या कहते हैं, प्याजे कहते हैं कि बच्चा क्या है, बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती। प्याजे ने 2 टर्म दिए, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। स्कीमा भी दिया है इन्होंने, क्या है, बच्चा कोई भी चीज देखता है और अपने दिमाग में स्कीमा बना लेता है। बच्चा क्या है, चीजों को एसिमिलेट करता है, कोई भी चीज देखी तो उसमें एड ऑन करता चला जाता है। एकोमोडेट करता है, कोई भी नई चीज देखी तो पहले वाली में चेंज कर लिया है। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा क्या है, समाज से सीखता है। वाइगोत्स्की ने 3 चीजें दी हैं, जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग और एमकेओ। इसके फोल्डिंग और एमकेओ। जैसे कि अब बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है तो उसके पापा क्या है, उसे थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसे इसके फोल्डिंग बोला है वाइगोत्स्की ने कि बच्चे को टेम्परेरी हेल्प की जरूरत पड़ती है। और जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं, यानी उन्हें ज्यादा ज्ञान है, उसके पापा हो सकते हैं, उसकी मम्मी हो सकते हैं, तो वो होते हैं मोर नॉलेजेबल अदर, जो कि ये टर्म दिया है वाइगोत्स्की ने सीखने के लिए। ठीक है, जेडपीटी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी बच्चा पहले साइकिल नहीं चला पा रहा था और फिर वो क्या है, साइकिल भी चला पा रहा है और अच्छे से चल पा रहा है, तो ये जो बीच का सफर है ये क्या है, जेडपीडी है। ठीक है, स्कीमा थ्योरी ऑफ रीडिंग, नेक्स्ट टॉपिक है स्कीमा थ्योरी ऑफ रीडिंग। एजुकेशन इज कंसिडर्ड, एजुकेशन क्या है, लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, हम पूरे जीवन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इस वर्ल्ड में हम साउंड परसीव करते हैं, चीजें देखते हैं, पर्सन्स देखते हैं, एनिमल, बर्ड, इवेंट, सारी चीजों से हम कुछ ना कुछ परसीव करते रहते हैं। तो जितने भी हमारे परसेप्शन है, जितने भी हमारे अनुभव हैं, हमारी धारणा है, आर स्टोर्ड अस इन स्मॉल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन नॉलेज, सब थोड़े थोड़े करके हमारे दिमाग में सेट हो जाती हैं चीजें। इंफॉर्मेशन और नॉलेज क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में हमारे दिमाग में सेट हो जाती है। तो जो ये स्टोर्ड नॉलेज है, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है, इसे इन्होंने क्या बोला है, स्कीमा बोला है। अभी मैं बता रही थी कि स्कीमा क्या होता है, कोई भी चीज हमने देखी और हमारे दिमाग में वो नॉलेज सेट हो गई तो वो क्या है, स्कीमा है। ठीक है, स्कीमा को हम कैसे यूज कर सकते हैं, कोई भी हमने नई चीज देखी तो हम प्रायर नॉलेज के बेस पे उसे समझ सकते हैं और नई नॉलेज देख सकते हैं। ठीक है, नई नॉलेज गेन कर सकते हैं। ये मैंने बहुत डिटेल में आपको कराया और कल भी पढ़ाया था। स्कीमा थ्योरी ऑफ रीडिंग रिप्रेजेंट, यानी पढ़ने का स्कीमा दर्शाता है कि स्कीमा इज अफेक्टेड विद द टेक्स्ट वी रीड, यानी जो चीज हम पढ़ रहे हैं उससे प्रभावित होता है। क्योंकि हमने, मानो आपने बीएड की ये पीपीटी पढ़ी है और आपने फिर किसी और की पीपीटी पढ़ ली जाके या किसी और की क्लास देख ली, तो आपका स्कीमा क्या होगा, अफेक्ट होगा। ठीक है,
स्कीमा अफेक्ट ऑन द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द टेक्स्ट, यानी स्कीमा पार्ट की समझ को भी प्रभावित करता है। रीडिंग एंड न्यू नॉलेज अबाउट थिंग्स चेंज अवर स्कीमा, वही बात है जो अभी मैं बता रही हूँ कि आपने कोई भी नई चीज देखी, नई चीज पढ़ी, तो आपका स्कीमा क्या हो गया, चेंज हो गया। रीडिंग एंड न्यू इन्फॉर्मेशन वेरीफाई आवर स्कीमा, हम नई चीज कोई भी पढ़ते हैं तो हम अपने स्कीमा को क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, यानी पहले से जो इन्फॉर्मेशन है वो ठीक है नहीं है, अपनी स्टोर्ड नॉलेज को वेरीफाई करते हैं। रीडिंग जस्टिफाई आवर स्कीमा एंड अमेंड्स इफ इट नेसेसरी, रीडिंग इज अफेक्टेड बाय आवर स्कीमा, कोई भी चीज हम पढ़ते हैं, सारे पॉइंट्स में वही है, घुमा फिरा के दे रखा है कि रीडिंग क्या है, अफेक्ट करती है हमारे स्कीमा को, हमारी इन्फॉर्मेशन को जो पहले से हम एक्वायर कर चुके हैं। अब आगे है राइटिंग। राइटिंग क्या है, जो भी हमें आता है उसे लिख रहे हैं हम सिंबल्स के फॉर्म में, लेटर्स के फॉर्म में, किसी भी सरफेस पे। तो इफ एनी कम्युनिकेशन राइटिंग हैज अ रिमार्केबल प्लेस, अगर कोई बातचीत होती है तो उसमें राइटिंग का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम चीज़ों को पढ़ के भी सीखते हैं। तो अच्छी राइटिंग के लिए आपकी कम्युनिकेशन, आपकी क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए। राइटिंग भी एक क्रिएटिव स्किल है जिसमें हम प्रैक्टिस करते हैं और अच्छी राइटिंग कर पाते हैं। राइटिंग एक इंपॉर्टेंट स्किल है कम्युनिकेशन की, ये बहुत जरूरी है अगर हमें प्रोफेशनल राइटर बनना है, करियर, इसमें हम अपना करियर भी बना सकते हैं, जैसे कि पोइट बन सकते हैं, राइटर, नॉवेलिस्ट, हिस्टोरियन। एक अच्छी राइटिंग स्किल के लिए आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए और आप चीज़ों को समझने चाहिए। सैलिएंट फीचर क्या है राइटिंग की, यानी विशेषता क्या है कि ये 4 लैंग्वेज स्किल होती है ना, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, उनमें से एक स्किल है। वे ऑफ कम्युनिकेशन भी है और डिपेंड करती है रीडिंग स्किल पे। जितनी अच्छी आपकी रीडिंग स्किल होगी, जितनी अच्छी आपकी समझ होगी, उतनी अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं। रेशनल प्रोसेस है क्योंकि तर्क की जरूरत पड़ती है। एजुकेशनल प्रोसेस भी है, यानी शैक्षणिक प्रक्रिया है। डेलिब्रेट प्रोसेस है, यानी सोची समझी प्रक्रिया है। लिंग्विस्टिक है, भाषाई प्रक्रिया है। अर्नड है, यानी जो आपने योग्यता अर्जित की है। और एक कॉम्प्लेक्स स्किल भी है क्योंकि हर किसी से भी लिखा नहीं जाता। अब जैसे कि बीएड की बात कर लो, 28 पेज हैं। अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि 20 पेज तक भी नहीं भर पाते, इतनी ही लिमिट है उनकी। ऐसा नहीं कि उनसे आता नहीं है, इतनी ही लिमिट है। और कोई कोई ऐसे होते हैं 28 पेज भरने के बाद ये सोचते हैं बी कॉपी मिल जाए है ना। एक घुट पानी पी लेती हूँ। राइटिंग क्या है, कोग्निटिव प्रोसेस है, यानी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। इसमें इमेजिनेशन की जरूरत भी पड़ती है भाई। जब हम पढ़ते हैं, जब हम लिखते हैं तो इमेजिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब आप लोग हेडिंग याद करते हैं तो आप इमेजिनेशन करके कॉपी में लिख पाते हैं। इसमें पैशन की ज़रूरत भी पड़ती है, प्रोफेशन की ज़रूरत भी पड़ती है, इसके पर्पज़ अलग अलग हैं। इसमें वर्ड सिलेक्शन होना चाहिए। ये एक मनोरंजन गतिविधि है, किसी किसी को मज़ा भी आता है लिख के, जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है। लेखन बातचीत की शक्ति को दर्शाता है और ये दिखाता है कि राइटर को कितनी कमांड है ग्रामेटिकल चीज़ों की। ठीक है, ये फुल फॉर्म है कि राइटिंग में हम क्या करते हैं, वर्ड सेलेक्ट करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, इमेजिनेशन कल्पना करते हैं, हमारा टैलेंट भी है प्रेजेंटेशन का, आइडियाज और फीलिंग्स भी अपने अप्लाई करते हैं, नेगोशिएशन पावर है और ग्रामेटिकल कमांड कितनी है, ये जी से रिप्रेजेंट होता है। नीड क्या है राइटिंग की कि भाई नोट टेकिंग में इसकी जरूरत पड़ती है। को करिकुलर एक्टिविटीज जैसे कि ऐसे कंपटीशन है, डिबेट है, स्लोगन राइटिंग है, राइटिंग कंपटीशन हो रही है तो उसमें जरूरत पड़ती है। रिपोर्टिंग, अगर हमें स्कूल में रिपोर्टिंग करनी है तो हमें राइटिंग की जरूरत पड़ती है। कोई भी फंक्शन हम लिख रहे हैं किसी चीज़ के तो हमें राइटिंग की जरूरत पड़ती है। कोई भी चीज़ें हम बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं तो राइटिंग की जरूरत पड़ती है। बहुत सारी चीज़, मतलब कहीं भी कोई भी काम आप कर रहे हैं, स्कूल में पब्लिकेशन हो, बुक हो, पढ़ा रहे हो, लिख रहे हो, सब जगह राइटिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, 33 पॉइंट है, कोई भी 10-5 पॉइंट इसमें से देख लेना। क्राइटेरिया ऑन द बेसिस हैंड राइटिंग कैन बी एनालाइज। एनालाइज कैसे कर सकते हैं आप राइटिंग को, तो टीचर क्या करेगा, आपकी राइटिंग को इवेल्युएट कर सकता है, देख सकता है कि आपने कैसी राइटिंग की है, आपकी कैसी इमेजिनेशन है, कैसी आपकी क्रिएटिविटी है, कैसे आप लिखते हैं, कैसे आपकी पंक्चुएशन है, आप वर्ड कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं, फ्लुएंसी कैसी है, आपकी सटीकता कैसी है, कितना टाइम ले रहे हैं लिखने में, कितना क्लीन लिख रहे हैं, कितना अट्रैक्टिव लिख रहे हैं। ये सारी चीज़ें एनालाइज कर सकते हैं। कौन एनालाइज करेगा, टीचर। देखो ये आगे लिखा है कि लेटर कैसे बनाते हैं, स्पेस कितना ले रहे हैं, अलाइनमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें, लेजिबिलिटी कैसी है, किस तरीके से लिख रहे हैं, क्लीन और नीट लिख रहे हैं नहीं, और स्लोप साइज लेटर कैसा है। बहुत से लोग इतना छोटा छोटा लिखते हैं कि खुद को भी समझ नहीं आता। अब है प्रोनाउंसिएशन स्किल। देखो ये बुक में नहीं है टॉपिक, लेकिन मैंने आपको करवाया है क्योंकि पूछा गया है। अब जो पूछा गया है उसे हम कैसे छोड़ सकते हैं भाई। प्रोनाउंसिएशन स्किल यानी उच्चारण कौशल। उच्चारण क्या होता है, प्रोनाउंस करना। तो प्रोनाउंस हम कैसे करते हैं, तो ये एक एबिलिटी होती है एक्यूरेटली और इफेक्टिवली किसी भी साउंड को प्रोड्यूस करना। स्ट्रेस पैटर्न, रिदम और इंटोनेशन ऑफ लैंग्वेज, यानी आवाज का ऊपर नीचन होना, प्रभावी ढंग से बोलना, स्वर, लय, पैटर्न, ये सारी चीज इसके अंदर आ जाती हैं। यानी कोई भी वर्ड हो, कोई भी सेंटेंस हो, उसे हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, तो उसमें साउंड भी प्रोड्यूस होती है,
पैटर्न भी देखा जाता है, रिदम भी देखी जाती है, इंटोनेशन भी देखी जाती है। इंटोनेशन होती है आवाज का ऊपर नीचे होना, ठीक है। ये लैंग्वेज लर्निंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि कम्युनिकेशन में, लैंग्वेज का डेवलपमेंट करने में और लैंग्वेज लर्निंग में। अच्छी प्रोनाउंसिएशन जरूरी है, इज बीइंग असेंशियल फॉर बीइंग अंडरस्टूड बाय अदर्स एंड फॉर इफेक्टिव लैंग्वेज यूज। अगर हमें लैंग्वेज अच्छी यूज करनी है तो हमारी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी होनी चाहिए। मानो हमसे बोलना ही नहीं आ रहा और हम बोलना चाह रहे हैं तो हमारी लैंग्वेज क्या है, इफेक्टिव नहीं होगी, है ना। प्रोनाउंसिएशन स्किल कैसे डेवलप हो सकती है, तो बहुत सारी अप्रोच हैं, बहुत सारी टेक्निक हैं। कैसे, अगर हम बराबर रीडिंग करें तो हमारी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी, स्टोरी टेलिंग से, सॉन्ग से, गेम से। अब जो लोग तुतलाते हैं, अब देखो ये प्रोनाउंसिएशन तो चलो ऐसी होगी कि फ्लुएंसी की एक तरीके से, इसका मतलब ओरिएंटेड जो है फ्लुएंसी पे हो गया। लेकिन बहुत बार लोग क्या है, क्लियर नहीं बोल पाते, तो उन्हें बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत रीड करो, क्योंकि संस्कृत रीड करने से आपकी जो है प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी, आपका उच्चारण सही हो जाएगा, है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीकिंग इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो प्रोनाउंसिएशन है या स्पीकिंग है, इसका क्या महत्व है लैंग्वेज डेवलपमेंट में। तो कम्युनिकेशन हम अच्छे से कर पाते हैं अगर हमारी प्रोनाउंसिएशन अच्छी है, समझ हम चीज़ों को सही सकते हैं और दूसरे को समझा भी सकते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है और हम कल्चर अंडरस्टैंडिंग भी रख सकते हैं, संस्कृति की समझ रख सकते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी और एकेडमिक सक्सेस, यानी हमें एकेडमिक में भी सक्सेस मिलती है, रोजगार मिलने में भी आसानी होती है। अब रोजगार, कहीं आप जॉब लेने जा रहे हैं तो आपकी फ्लुएंसी देखी जाती है, आपकी प्रोनाउंसिएशन देखी जाती है, आपकी स्किल देखी जाती है, आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं। सोशल इंटीग्रेशन में हेल्प करते हैं, यानी समाज में हम बातचीत कर रहे हैं तो वहाँ भी हमें क्या होनी चाहिए, हमारी अच्छी फ्लुएंटली हम बोल पाएँ, अच्छी फ्लुएंसी होनी चाहिए। रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग, और जो गलत फहमियाँ हैं वो भी कम होती हैं। बहुत बार हम, अगर हमारी प्रोनाउंसिएशन सही ना हो तो क्या बोलते हैं, गलत फहमी हो जाती है, एक बिंदी हटने से भी कैसे चिंता का चिता बन जाता है। नेक्स्ट यूनिट है, बिल्कुल हम एंड तक आ गए हैं, बहुत जल्दी हम कर रहे हैं। करिकुलम एंड डेवलपमेंट, ये टॉपिक तो आप इतनी बार पढ़ चुके हैं, बहुत, ये आपको याद होना चाहिए। करिकुलम क्या है, कुरकुरे वर्ड से आया है, जिसका मतलब है रन, यानी कोर्स चलाना कोई भी, है ना। कोर्स के अंदर जो करिकुलम है, करिकुलम होता क्या है, जो भी स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस है, जो भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जो भी कोर्स चलाए जा रहे हैं, वो क्या है, करिकुलम कहलाते हैं। ये डेफिनेशन मैं हमेशा याद रखती हूँ। देखो जब मेरे पेपर में आते हैं, कोई कह रहा था कि आप भी बीएड कर रही हैं, नहीं मैं बीएड नहीं कर रही, मेरी एमएड फाइनल हो गई है, पूरा कंप्लीट हो गया, पेपर भी हो गए हैं अब तो करिकुलम क्या है, क्रो एंड क्रो ने क्या है कि सारे लर्निंग एक्सपीरियंस आ जाते हैं इसके अंदर, स्कूल के अंदर के भी और स्कूल के बाहर के भी, जिससे बच्चे का वो सारे एक्सपीरियंस, जिससे बच्चे का मेंटली डेवलपमेंट हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, स्पिरिचुअली हो, इमोशनली और मोरली डेवलपमेंट हो, है ना। कुनिंगम ने कहा है कि करिकुलम क्या है, आर्टिस्ट के हाथ में एक टूल है जो अपने मटेरियल को, यानी बच्चे को माउल्ड कर सकता है अपने उद्देश्य के अनुसार, अपने ऑब्जेक्टिव के अनुसार, कहाँ पे, अपने स्कूल में, अपने स्टूडियो में। बस करिकुलम हमने कल बहुत सारा पढ़ लिया था। प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, करिकुलम कंस्ट्रक्शन के कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को एक्टिविटीज के द्वारा सिखाया जाए, एक्सपीरियंस के द्वारा सिखाया जाए, थ्योरेटिकल पे फोकस ना करके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, अपने बच्चा अपने हाथों से करके सीखे। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, चेंजेबिलिटी और इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी जहाँ चेंज करने की जरूरत है वहाँ हम चेंज कर सकें, यानी बच्चे के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना है। बच्चे इंडिविजुअल डिफरेंस यानी हर बच्चे को ध्यान में रख के पढ़ाना है। यूटिलिटी, यानी करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं वो हमारे फ्यूचर में भी काम आए, जिससे कि हम कमा के खा सकें, लाइवलीहुड कर सकें। क्या हो गया भाई, हैंग हो गया लैपटॉप। प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन विद लाइफ, यानी करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ हो, हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ हो, हम अपनी लाइफ से जोड़ के पढ़ें या फिर रियल लाइफ चीजों को अप्लाई करके पढ़ें। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड कोरिलेशन, करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कोरिलेट, इंटीग्रेट करके पढ़ाएं। क्यूरियोसिटी, रियलिटी एंड जनरलाइजेशन, यानी करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि बच्चों की क्यूरियोसिटी को डेवलप करे, बच्चों की रियलिटी को देखे और जो एक्टिविटीज हैं एक्टिविटीज के आधार पर बढ़ाए। ये सारी चीजें क्या है, एक दूसरे से रिलेट करती हैं, क्यूरियोसिटी, रियलिटी और जनरलाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, यानी पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जहां बच्चे का शारीरिक विकास भी हो और मानसिक विकास भी हो, मानसिक स्वस्थ भी हो, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ लीजर, यानी पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बचा हुआ टाइम होता है, जैसे छुट्टियों का टाइम है तो बच्चों को इस तरीके की एक्टिविटी कराएं जो बचा हुआ टाइम है उसे वो यूटिलाइज कर सकें।
एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई डायरेक्शन देता है टीचर को, हम टेक्स्ट बुक इसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने एम ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं, स्कूल को मैनेज कर सकते हैं, एजुकेशन प्रोसेस को मैनेज कर सकते हैं, सारी प्लानिंग कर सकते हैं, किस चीज़ से कैसे तरीके से पढ़ाना है, कौन सी एक्टिविटी करानी है, ये सारे करिकुलम के अंदर होता है। कैसे इवैल्यूएशन करना है बच्चे का, कैसे मेथड टेक्निक सेलेक्ट करनी है, कैसे होमवर्क उसे देना है, कैसे गाइडेंस और काउंसलिंग देनी है, कैसे उसका पेपर लेना है, कैसे उसकी पावर डेवलप करनी है, कैसे इंक्वायरी और रिसर्च कैपेसिटी उसके अंदर डेवलप करनी है, कैसे नई नई पावर इनोवेटिव क्रिएटिविटी उसके अंदर डेवलप करनी है, कैसे बच्चे को एडजस्ट करना सिखाना है, कैसे उसकी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है। अब नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट और या फिर करिकुलम कंस्ट्रक्शन, जरूरत क्या है करिकुलम को डेवलप करने की, क्योंकि करिकुलम डेवलपमेंट एक पर्पसफुल एक्टिविटी। अब मानो आप स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं तो आप कैसे पढ़ाएंगे, आपको पूरा करिकुलम बना के दिया जाएगा कि आज आपको ये पढ़ाना है, कल आपको ये पढ़ाना है, इतने पीरियड में पढ़ाना है, इतने टाइम पीरियड में पढ़ाना है, ये मेथड से पढ़ाना है। तो वो सारी चीजें करिकुलम के अंदर ही, अगर आपको कुछ भी ना बताया जाए, ना आपको किताब दी जाए, ना आपको ये बताया जाए क्या टॉपिक पढ़ाना है, कौन सी क्लास में पढ़ाना है, तो आप क्या है बावलों की तरह वहां लगाएंगे तो करिकुलम डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इसके अंदर हमारी सारी चीजें डिजाइन होती हैं कि हमारे क्या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैं। ये किसी भी स्कूल कॉलेज के लिए एक्सपीरियंस के लिए हर्ट का काम करता है। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे हम इसे रिव्यू करते रहते हैं और समाज की और सोसाइटी और बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग जहां चेंज करने की जरूरत है वहां चेंज भी करते रहते हैं। कुछ पॉइंट हैं जिनकी जरूरत है नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, यानी करिकुलम डेवलपमेंट करने के लिए क्या जरूरत है। तो हमारे पर्पस और गोल हमारे क्लियर होने चाहिए, उद्देश्य और लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। कंटिन्यूअसली हम असेस करें जिससे कि क्वालिटी इंप्रूव होती रहे, खुद का भी असेसमेंट करें यानी टीचर, बच्चों का भी असेसमेंट करे और जो करिकुलम चल रहा है उसका भी कंटिन्यूअसली असेसमेंट और इंप्रूवमेंट होता रहना चाहिए। रेशनल सीक्वेंस यानी सारी चीजें क्या है सीक्वेंस में ऑर्डर मैनर में पढ़ाएं यूज करें। स्ट्रेटेजी मेकिंग स्ट्रेटेजी यानी पढ़ाने की और सिखाने की रणनीतियां तैयार करें कि कौन सी रणनीति, कौन से तरीके से, कौन से मेथड से, कौन से मटेरियल से हमें पढ़ाना है। और करिकुलम हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस कि किस तरीके से हमें पढ़ाना है, क्या मटेरियल हमें सेलेक्ट करना है और कौन सी एक्टिविटी हमें करानी है, तो इस चीज के लिए भी ये हेल्पफुल है। टाइप्स ऑफ करिकुलम, कितने तरीके के करिकुलम होते हैं, देखो बहुत सारे तरीके के करिकुलम हैं। अगर टाइप्स ऑफ करिकुलम ये पूछ रहा है करिकुलम के टाइप, तो आप इनमें से कुछ लिख सकते हैं जो भी आपको ध्यान में रहे, ऐसा नहीं है सारे आपको ध्यान में रखने हैं। इतने सारे मैं इसलिए लिखती हूँ, देखो हैं तो इतने सारे, लेकिन इतने सारे पेपर में लिखेंगे तो पूरे 28 पेज इन्हीं महीने भर जाएंगे। तो हमें क्या करना होता है, हमें मेंटेन करके चलना होता है हर एक क्वेश्चन को। टाइप्स ऑफ करिकुलम, कोर करिकुलम जिसमें मुख्य पाठ्यक्रम, एक्टिविटी करिकुलम जहाँ पे गतिविधि के माध्यम से पढ़ाया जाए, इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम यानी एक डिसिप्लिन को दूसरे विषय के साथ जोड़ के पढ़ाया जाए, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम जहाँ बच्चे की नीड, एबिलिटी, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ाया जाए, इंटीग्रेटेड करिकुलम यानी कोर्स कंटेंट सब्जेक्ट को एक दूसरे से एकीकृत करके पढ़ाया जाए, इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाए, एक्सपेरिमेंट जहां पे प्रयोग करके चीजों को सिखाया जाए, क्राफ्ट सेंटर्ड जहां पे शिल्प कला के हिसाब से पढ़ाया जाए, आर्ट क्राफ्ट के हिसाब से पढ़ाया जाए, सब्जेक्ट सेंटर्ड जो सब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमता हो, जहां पे सब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही हो, यानी सब्जेक्ट पे ध्यान दिया जा रहा हो कि टीचर आया बच्चे पे कोई ध्यान नहीं है, बस सब्जेक्ट पे फोकस है, सब्जेक्ट पूरा होना चाहिए। एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम जहां पे एक्सपीरियंस को ध्यान में रखा जाए, बच्चे को एक्टिविटीज कराएं, उसे अनुभव करा के सिखाया जाए। कोरिलेटेड करिकुलम यानी जोड़ के सह संबंध करके पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाए। इमर्जिंग करिकुलम चीजों को इमर्ज करके पढ़ाया जाए। वोकेशनल करिकुलम जहां पे ट्रेनिंग दी जाए स्किल से रिलेटेड, क्या है ट्रेनिंग दी जाए स्किल से रिलेटेड। इमर्जिंग करिकुलम यानी उभरता हुआ पाठ्यक्रम। प्रॉब्लम सेंटर्ड जहां पे बच्चे की प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखा जाए। ठीक है, यही इनके अंदर लिखा हुआ है सारों के अंदर। चलें आगे। चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं क्योंकि पूछा गया है और पूछा भी जाता है शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। तो चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम वो होता है जो बच्चे के इंटरेस्ट यानी बच्चे का जो भी रुचि है, बच्चे की जो भी नीड है, जो आवश्यकता है, जो उसकी योग्यता है, जो उसकी उम्र है, जो उसकी ग्रेड है और जो उसकी लाइफ है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इसी के इर्द गिर्द घूमे, वो होता है चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, जहां पे बच्चे को प्रायोरिटी दी जाए, बच्चे को केंद्र में रखा जाए। ये करिकुलम किस पे आधारित है? व्यक्तिगत भिन्नता पे आधारित है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे आधारित है, यानी हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, तो हमें हर बच्चे को कंसीडर करना है, हर बच्चे को ध्यान में रखना है, उसकी रुचि को ध्यान में रखना है, उसकी आवश्यकताओं को, उसकी योग्यताओं को, उसकी क्षमताओं को ध्यान में रख के ही क्लास के अंदर पढ़ाना है। ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम में टीचर का जो रोल होता है वो सपोर्टर की तरह होता है, गाइडर की तरह होता है, फैसिलिटेटर की तरह होता है, जो सुविधा देता है, जो सुविधा प्रदान करता है।
कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देखो वही बात है कि ये बच्चे की आवश्यकता, बच्चे की रुचि, बच्चे की योग्यता के इर्द गिर्द घूमता है। इसमें जोर दिया जाता है टीचिंग और डिस्कवरी टेक्निक पे, यानी बच्चा क्या है खोजबीन करके पढ़े। इसमें बच्चे के एक्टिव पार्टिसिपेशन पे जोर दिया जाता है कि बच्चा क्या है प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सके, क्वेश्चन पूछ सके, इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सके, एक्सपेरिमेंट कर सके और एड्स उसके लिए तैयार किए जा सके। इसमें जोर दिया जाता है कि बच्चे की क्या है, बच्चे हर एक स्टेज पे डेवलप कर सकें। नेचुरल फ्लो ऑफ एक्टिविटी एंड स्पॉन्टेनियस ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, बच्चे की ग्रोथ पे ध्यान दिया जाता है। मेरिट्स क्या है कि भाई इंटरेस्टिंग भी और साइकोलॉजिकल, यानी बच्चे की साइकोलॉजी को ध्यान में रख के पढ़ाया जाता है और बच्चे के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाता है। बैलेंस डेवलपमेंट, यानी इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि उसका समग्र विकास हो, उसका फिजिकल, मेंटल, सोशल, सोशल, मोरल, इमोशनल ये डेवलपमेंट हो, यानी उसका सारा डेवलपमेंट हो, शारीरिक भी, मानसिक भी, सामाजिक भी, नैतिक भी और भावनात्मक भी। उसे अपनी लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उन्हें फेस करना सिखाया जाए और एक्सपीरियंस पे जोर दिया जाए, यानी अनुभव पे जोर दिया जाए। लर्निंग बाय डूइंग, यानी बच्चा खुद से करके सीखे, चीजों को करके सीखे, अपने हाथों से करके सीखे। फ्लेक्सिबल इन नेचर, यानी जहां चेंज करने की जरूरत है, एडजस्ट करने की जरूरत है, वहां चेंज किया जाए। डायरेक्ट एक्सपीरियंस, यानी अगर हम कोई भी चीज पढ़ा रहे हैं तो हम बच्चे को रियल लाइफ एक्सपीरियंस उसे कराएं, डायरेक्ट एक्सपीरियंस कराएं कि बच्चा अपनी आंखों से देख के पढ़ सके। अब है कोरिलेशनल अप्रोच। कोरिलेशन क्या होता है, सहसंबंध। देखो हैंग हो गया। कोरिलेशन अप्रोच यानी सहसंबंध, जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं वरना बीच में रह जाएगी। चलो, कोरिलेशनल अप्रोच क्या होता है, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट ऑन इक्वल और सिमिलर बेसिस, यानी कोई भी सब्जेक्ट है उन दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट करके पढ़ाना, सहसंबंध करके पढ़ाना। जैसे कि बच्चे को ये ना लगे कि इतने सारे सब्जेक्ट हैं तो ये क्या है कि एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ के पढ़ाना, बस इसमें यही है। कोरिलेशन का मतलब ही कनेक्ट करना होता है। क्या होता है, कनेक्ट करना, जोड़ना। कुछ गड़बड़ हो रही है अब इसमें सारी गड़बड़ होंगी, बहुत देर होगी है क्लास चलते हुए, ऑफिस चल रहा है और अब मैंने पंखा चलाया नहीं हुआ है क्योंकि फिर आप लोग कहते हैं कि वॉइस आ रही है बाहर से, तो लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया, हीट हो गया। चलो आगे पढ़ते हैं, बस एक सेकेंड रुक जाइए, सॉरी टू डिस्टर्ब। ब्रेकडाउन ऑफ कोरिलेशनल अप्रोच। कोरिलेशनल अप्रोच के कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि हम इसमें क्या करते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्ट करते हैं, यानी एक डिसिप्लिन को, यानी एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट करके पढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कंटेंट को इंटीग्रेट करके पढ़ते हैं। डिजाइनिंग मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटी, इस तरीके की एक्टिविटी डिजाइन करते हैं जिसमें बच्चे कनेक्ट कर पाए एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से और उनकी सोच को बढ़ावा मिल सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप हो सके और वो रियल वर्ल्ड में चीज़ों को अप्लाई कर सकें। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी, यानी जहां चेंज करने की जरूरत है वहां चेंज कर सकें बच्चों की नीड, इंटरेस्ट और उनकी प्रायर नॉलेज के बेस पे। कंटिन्यूअस उनका मूल्यांकन करते रहें, निरंतर मूल्यांकन और संशोधन करते रहें। अब है करिकुलम इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या होता है भाई, इवैल्यूएशन ये होता है कि हमने जितना बच्चे को पढ़ाया है ये देखना कि कितना उसे आ रहा है, कितना वो सीख रहा है, कितना उसने ग्रैब किया है, कितना उसने अडॉप्ट किया है, कितना उसने इम्प्लीमेंट किया है, कितना उसने अप्लाई किया है, क्या रिजल्ट निकल के आ रहे हैं और कहाँ उसे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ उसे रिमेडी की जरूरत है, यानी उसका ओवरऑल मूल्यांकन करना, वो क्या कहलाता है, इवैल्यूएशन, करिकुलम इवैल्यूएशन कहलाता है। ठीक है, पर्पस क्या है करिकुलम इवैल्यूएशन का, कि इसमें कोर्स इंप्रूवमेंट होता है। भाई मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, कोर्स इंप्रूवमेंट, यानी बच्चे को जो हम पढ़ा रहे हैं वो इंप्रूवमेंट होगा कि क्या चेंजेस की जरूरत है। डिसीजन अबाउट, हाँ हम बच्चे के बारे में डिसीजन ले सकते हैं। मानो कोई बच्चा मैथ में अच्छा नहीं है तो हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि इस बच्चे की एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाएं, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन, यानी जजिंग हाउ गुड द, और ये भी हम देख सकते हैं कि स्कूल का सिस्टम कैसे है, टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ चीजें एडेप्ट कर रहे हैं, क्या फ्लेक्सिबल अप्रोच वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है करिकुलम इवैल्यूएशन के, कि आउटकम देखना प्रोग्राम के, कि भाई क्या बच्चे ने सीखा, क्या रिजल्ट उसका निकल के आया। हेल्प इन डिसाइडिंग वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रोग्राम, यानी क्या चीज़ें हमें रखनी है, क्या चीज़ें कोर्स में से हटानी है, क्या बच्चे की नीड्स है, क्या कोर्स कंटेंट की नीड है, क्या फ्यूचर डेवलपमेंट है, कैसे कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हो रहा है, कौन से मेथड्स यूज कर रहे हैं और कहाँ इंप्रूव करने की जरूरत है। टाइप्स ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन, करिकुलम कितने तरह का है वैसे तो बहुत तरह का है।
लेकिन मैंने 3 रखे हैं क्योंकि ये आप इनसे आप अवेयर हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन पूरी साल से सुनते आ रहे हैं, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। फॉर्मेटिव क्या होता है? रचनात्मक मूल्यांकन, यानी जो कोर्स के दौरान हो, पढ़ाने के दौरान जो मूल्यांकन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बोलते हैं। जैसे कि आपने कोई भी चैप्टर बच्चे को पढ़ाया और साथ के साथ उससे क्वेश्चन पुट आउट कर लिए, उसका ओरल टेस्ट ले लिया या फिर उसका रिटन टेस्ट ले लिया, तो वो क्या कहलाता है? रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। यानी ये प्रक्रिया पढ़ाने के दौरान की जाती है। ठीक है। सम्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होती है? जो एंड ऑफ द ईयर होता है। क्या होता है? एंड ऑफ द ईयर, यानी साल के अंत में जो होती है। जैसे कि आप लोगों के बीएड के एग्जाम हो रहे हैं तो आपका अब मूल्यांकन हो रहा है, तो ये क्या है? योगात्मक मूल्यांकन है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है? निदानिक मूल्यांकन, यानी इसमें हम बच्चे का निदान करते हैं, देखते हैं कि कहाँ चीजें कम रह गई हैं, कहाँ उसे समझ नहीं आ रहा है, क्या उसकी वीकनेस है और क्या उसकी स्ट्रेंथ है। अब है करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट क्या है? तो करिकुलम डेवलपमेंट क्या है? एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। भाई कोई भी करिकुलम हो, किसी भी कॉलेज का, इंस्टीट्यूशन का, स्कूल का, तो वो कंटिन्यूसली डेवलप ही होगा, पीछे तो हटेगा नहीं। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इसमें क्या है? लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड थ्रू द डिजायरेबल चेंज ऑफ द बिहेवियर ऑफ द पीपल विच आर इवेल्युएटेड विद द हेल्प ऑफ एग्जामिनेशंस। यानी इसमें क्या है? टाइम टू टाइम इंप्रूवमेंट पे ध्यान दिया जाता है और इवेल्युएशन पे ध्यान दिया जाता है। एक साइक्लिक प्रोसेस है, सबका डेवलपमेंट होता है इसमें। करिकुलम डेवलपमेंट देखो, टीचिंग ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, पढ़ाने की प्रक्रिया कैसे, कौन से मेथड से आप पढ़ा रहे हैं, एग्जामिनेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए और टाइम टू टाइम फीडबैक होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें अच्छी हैं, देखो अगर टीचर अच्छा है पढ़ाने वाला, उसके ऑब्जेक्टिव अच्छे हैं, तरीका अच्छा है, एग्जाम भी टाइम टू टाइम ले रहा है, स्ट्रिक्ट है, फीडबैक भी अच्छा ले रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये सारी चीजें फुलफिल होंगी तो क्या होगा? करिकुलम अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो अगर वहाँ की फैकल्टी अच्छी है, वहाँ के तौर तरीके अच्छे हैं, वहाँ का एग्जामिनेशन सिस्टम अच्छा है, वहाँ की फीडबैक के इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है वो अच्छा है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ का करिकुलम क्या होगा? अपने आप ही डेवलप होगा। ठीक है। स्कोप भी छोड़ो, ये पढ़ लेना, देख लेना। स्टेजेस क्या है? स्टेजेस और एलिमेंट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, कौन से तत्व हैं, कौन से चरण हैं करिकुलम के विकास के। तो वही अब जब जो पीछे हमने पढ़ा है कि ऑब्जेक्टिव सेट होने चाहिए कि लेवल ऑफ स्टूडेंट हमें ध्यान रखना है, बच्चे का लेवल क्या है, क्या हमें पढ़ाना है, कैसे हमें पढ़ाना है, ये हमारा सारा उद्देश्य सेट होना चाहिए। फिर हम कंटेंट ध्यान में रखेंगे कि क्या कंटेंट हमें पढ़ाना है, क्या सब कंटेंट पढ़ाना है, क्या एलिमेंट रखने हैं, कौन सा सब्जेक्ट हमें पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, कौन सी स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी है कि इसके हिसाब से हम बच्चे को पढ़ाएं। ठीक है। फिर उसके बेस पे हमें क्या करना है? इवैल्यूएशन करना है, हमें बच्चे का टेस्ट लेना है, ये देखना है, फीडबैक लेना है कि उसे कितना समझ आ रहा है। ठीक है। कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं करिकुलम को, प्रभावित कौन से करते हैं? मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन को हम मैनेज कैसे करेंगे, एग्जाम कैसे लेंगे, बच्चे का इवैल्यूएशन कैसे करेंगे। गवर्नमेंट, अब जैसे ये सरकार आ रही है तो इसकी पॉलिसी चल रही है, अगली सरकार आएगी तो उसकी पॉलिसी आएगी, तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की चीजें भी क्या करती हैं? करिकुलम के डेवलपमेंट को प्रभावित करती हैं। बोर्ड ऑफ स्टडी, कौन से बोर्ड से आप स्टडी कर रहे हैं, एनसीआर वो सीबीएसई बोर्ड है और यूपी बोर्ड है। सोशल चेंज, समाज में कोई चेंज आया तो आपको करिकुलम में भी ऑटोमेटिक चेंज करना पड़ेगा, तो समाज में जो बदलाव है वो भी पाठ्यचर्या के विकास को प्रभावित करता है। जितने भी कमेटी और कमीशन है ये भी प्रभावित करते हैं, अच्छी तरीके से भी और गलत तरीके से भी। अब है डिटरमिनेंट्स ऑफ करिकुलम, बिल्कुल हम लास्ट तक पहुंच चुके हैं। डिटरमिनेंट्स ऑफ करिकुलम, डिटरमिनेंट क्या है? फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ करिकुलम। अभी मैंने देखो ये वाली स्लाइड देखो, बेसिस ऑफ करिकुलम, ये मैंने कल भी बताया था। कितने सारे बेस हैं? फिलोसॉफिकल बेस है, सोशियोलॉजिकल बेस है, साइंटिफिक बेस है, कल्चरल बेस है, हिस्टोरिकल बेस है, साइकोलॉजिकल बेस है, टेक्नोलॉजिकल बेस है ना। ये सारे क्या है? करिकुलम के आधार हैं। फिलोसॉफिकल में क्या है? आइडियलिज्म आ जाता है, यानी आदर्शवाद, जो सत्यम शिवम सुंदरम को मानते हैं। रियलिज्म, रियलिटी पे विश्वास करते हैं। प्रेगमेटिज्म, चेंज पे बदलाव करते हैं कि जो चीज है आज वो जैसी है वो ऐसी नहीं रहेगी, आगे क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, तो ये प्रैक्टिकल यूटिलिटी पे विश्वास रखते हैं। नेचुरलिज्म, नेचर पे फोकस करते हैं कि जो भी चीज है सब नेचर की वजह से हो रही है और कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। सोशियोलॉजिकल में सोसाइटी के आ जाते हैं कि सोसाइटी के रूल रेगुलेशन जो है। साइंटिफिक में एक्सपेरिमेंट और रिसर्च आ जाता है। कल्चरल में कल्चरल बायसनेस, यानी हमारी सोसाइटी जो है, हमारी कल्चर जो है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे हम कल्चर को ट्रांसफर करते हैं। हिस्टोरिकल में सारी हिस्ट्री की चीजें आ जाती हैं। साइकोलॉजिकल में प्याजे जैसे कहते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, इसके अंदर साइकोलॉजी की सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको बता दिया। आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म हमने पढ़ लिया है। ठीक है, चलें आगे।
एग्जिस्टेंशियलिज्म, एक और रख लिया था मैंने, इंटीग्रेटेड करिकुलम। इंटीग्रेटेड करिकुलम क्या होता है? इंटीग्रेटेड इसी तरीके से कोरिलेशन, कोरिलेशन का मतलब होता है कोरिलेट करना, लेकिन इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? एकीकृत, एक साथ जोड़ देना, अलग अलग डिसिप्लिन को क्या है? एक साथ कंबाइन करके पढ़ाना, एक साथ क्या करना? कंबाइन करना, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, यानी एक सब्जेक्ट को अलग पढ़ाने की बजाय इंटीग्रेट कर दो करिकुलम को। इससे क्या होगा? टॉपिक ब्लेंड हो जाएंगे और बच्चों को भी मजा आएगा और उनके लर्निंग एक्सपीरियंस डेवलप होंगे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होगी, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल उनकी डेवलप होगी, यानी सोचने विचारने की शक्ति उनकी बढ़ेगी। तो इसके कुछ पॉइंट हैं, कुछ विशेषताएं कि इसकी कैसी कैरेक्टरिस्टिक है। ये एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, ये अंतर विषय दृष्टिकोण है इसका, कि भाई इंटीग्रेटेड करिकुलम जो पहले के टाइम पे बैरियर थे, ट्रेडिशनल बैरियर थे सब्जेक्ट में, जैसे कि मैथ, साइंस, लैंग्वेज, सोशल स्टडी, ये एनकरेज करते हैं टीचर को कि टीचर इन सारे कंसेप्ट को एक साथ लिंक करके जोड़ के पढ़ाए, मल्टीपल डिसिप्लिन को एक साथ कनेक्ट करके पढ़ाए, जिससे कि लर्निंग और भी मीनिंगफुल होगी और बच्चों के लर्निंग एक्सपीरियंस भी उस चीज़ को समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। जो भी पढ़ा रहे हैं उसे रियल वर्ल्ड में अप्लाई करें। अगर हमने बच्चे को लिंक करके कोई भी चीज़ पढ़ाई है तो बच्चा उसे अप्लाई कर सके, इससे क्या है? लर्निंग एक्सपीरियंस भी बढ़ेंगे और क्लास एंगेजिंग होगी। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग हो, इंटीग्रेटेड करिकुलम के अंदर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग अप्रोच चलती है, जहाँ पे बच्चे एक्सप्लोर करते हैं टॉपिक को, यानी देखते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर्स उनके, ओ लैपटॉप डाउन हो गया, एक सेकेंड, लैपटॉप गया भाई। क्या है? हाँ, कहाँ रहते हैं हम? इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, यानी इंटीग्रेटेड करिकुलम में क्या है? इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग अप्रोच इन्वॉल्व होती है, जहाँ पे बच्चे एक्सप्लोर करते हैं, अन्वेषण करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर टीचर से आंसर लेते हैं, रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। इससे क्या है? उनकी आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा मिलता है, उनके अंदर क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन डेवलप होता है। फ्लेक्सिबल और एडेप्टिव, इंटीग्रेटेड करिकुलम जो है बहुत ही ज़्यादा लचीला है और क्या है? अनुकूल है, अनुकूल नहीं है, यानी ये बच्चे की नीड और इंटरेस्ट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जो डाइवर्स लर्निंग स्टाइल वाले बच्चे हैं, यानी उनके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? अपने मेथड में बदलाव ला सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। कोलाबोरेशन और टीम वर्क भी इसकी एक विशेषता है। तो इंटीग्रेटेड करिकुलम के अंदर इन्वॉल्व है कोलाबोरेटिव लर्निंग, यानी सहयोगात्मक शिक्षण, यानी एक दूसरे को सहयोग करके पढ़ना, जहाँ पे बच्चे टीम में पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। इससे उनकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी, टीम वर्क, कोऑपरेशन, ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग होगी, अगर हम एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ के पढ़ाएंगे तो उनकी क्या है? दीर्घकालिक समझ, लंबे समय तक जो है समझ बनी रहेगी। ठीक है। हिल्डा-टाबा मॉडल, देखो ये नया टॉपिक है, ये पढ़ के जाना, पूछा हुआ है एक बार, वैसे शॉर्ट में पूछता है और बहुत आसान है। हिल्डा-टाबा मॉडल, हिल्डा-टाबा जो है एक एस्टोनियस अमेरिकन एडुकेटर थी, करिकुलम थ्योरिस्ट थे, जो कि जाने जाते थे टीचिंग मॉडल पे। टीचिंग मॉडल इन्होंने दिया था टाबा मॉडल, इसे टाबा मॉडल भी बोलते हैं, हिल्डा-टाबा मॉडल भी बोलते हैं, इंडक्टिव मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, इसके फीचर और स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले एक फिगर दिखा दूं आपको, इस तरीके से फिगर बना देना कि हम क्या है, पहले नीड डायग्नोज करेंगे किसी बच्चे की, फिर ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, फिर कंटेंट सेलेक्ट करेंगे, फिर उस कंटेंट को या की कंसेप्ट को, आइडियाज, फैक्ट को एक जगह इकट्ठा करेंगे और फिर सेलेक्ट करेंगे बच्चे के लर्निंग एक्सपीरियंस और खुद के लर्निंग एक्सपीरियंस, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे लर्निंग एक्सपीरियंस को कि कौन सी रणनीति हमें रखनी है पढ़ाने के लिए, जिससे कि बच्चे के दिमाग का विकास हो सके, उसके संवेगात्मक विकास हो सके। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे। ये हिल्डा-टाबा मॉडल है। ये ही सारे पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं कि क्या करेंगे, पहले हम पहचानेंगे बच्चे की नीड्स, उसका इंटरेस्ट और उसके एक्सपीरियंस पहचानेंगे। ठीक है, यानी उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी रुचियाँ क्या है, उसके अनुभव क्या है, इनकी पहचान करेंगे। फिर उद्देश्यों का निर्माण करेंगे, उस निदान के आधार पर ऐसे उद्देश्य तैयार करेंगे जो विशिष्ट हों, मापने योग्य हों, प्राप्त करने योग्य हों। ठीक है, फिर कंटेंट सेलेक्ट करेंगे। अगले चरण में ऐसी सामग्री का चयन करेंगे जो छात्र के उद्देश्य और सीखने की आवश्यकताओं के लिए उचित हो। फिर उस कंटेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे मीनिंगफुल और लॉजिकल सीक्वेंस में। फिर सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, इसमें क्या करेंगे, एप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंस सेलेक्ट करेंगे जिससे कि दैट एनेबल स्टूडेंट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, जिससे कि बच्चे अपने उद्देश्य को पाने के योग्य हो जाएं। फिर ऑर्गेनाइज करेंगे लर्निंग एक्सपीरियंस को, जिससे कि हम बच्चों की हेल्प कर सकें उनके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। फिर फाइनल स्टेप में इवैल्यूएशन करेंगे करिकुलम का। ठीक है।
ये हिल्डा टाबा मॉडल है। इसके फीचर क्या है, इन्होंने लर्नर सेंटर्ड पे फोकस किया है। इनका फोकस था बच्चे पे, बच्चे की नीड्स पे, बच्चे की इंटरेस्ट पे, बच्चे की रुचि पे। ये करिकुलम को ऐसा बनाने चाहते थे कि करिकुलम मीनिंगफुल हो, अर्थपूर्ण हो, रेलिवेंट हो, किससे जुड़ा हुआ हो, बच्चे से जुड़ा हुआ। और जब पढ़ाएं तो कैसे पढ़ाएं, बच्चे के एक्सपीरियंस और उसके पहले जो बच्चा पहले से जानता है उसकी नॉलेज को ध्यान में रख के पढ़ाएं। क्रिटिकल थिंकिंग पे आधारित था, यानी ये मानते थे कि ऐसा करिकुलम होना चाहिए जिससे बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग स्किल डेवलप हो सके, वो क्वेश्चन पूछ सके, चीज़ों को एनालाइज कर सके और इवेल्युएट कर सके। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हो, यानी एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट करके पढ़ाएं। कोलाबोरेटिव लर्निंग हो, यानी टाबा मॉडल ये बढ़ावा देता है कि कोलाबोरेटिव यानी सारे बच्चे एक साथ पढ़ सकें और अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकें। इससे उनकी जो वो करेंगे, वो क्या बोलते हैं, विचार विमर्श, कम्युनिकेशन करेंगे, टीम वर्क स्किल उनकी डेवलप होगी, सेंस ऑफ कम्युनिटी और जिम्मेदारी की भावना भी बढ़ेगी उनके अंदर, और जिम्मेदारी वो एक दूसरे के साथ शेयर भी करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी जहां चेंज करने की जरूरत है वहां चेंज कर सकें। इस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं। स्ट्रेंथ क्या है, इसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है इस मॉडल के, तो ये मॉडल हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को डेवलप करता है किसी भी बच्चे की, और कॉम्प्रिहेंसिव स्किल जैसे कि अनुमान लगाना, सिंथेसाइज करना, चीजों को जोड़ना और याद रखना, इन चीजों को डेवलप करता है। गिफ्टेड बच्चों के लिए ये एक मौका देता है कि वो क्वेश्चंस को एक्सप्लोर कर सकें और क्या कर सके, मल्टीपल करेक्ट आंसर, ज्यादातर आंसर्स को करेक्ट कर सकें। इसमें क्वेश्चनिंग जो होती है वो ओपन एंडेड होती है, मुक्त, बिल्कुल मुक्त अंत वाली होती है, कि ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन पूछा और सीधा उसका जवाब दे दिया। इसमें क्वेश्चनिंग ऐसी होती है ओपन एंडेड, जिस पे डिस्कशन हो, एक से ज्यादा आंसर बन सके। When ग्रुप टुगेदर स्टूडेंट वर्क कोलाबोरेटली, जब वो एक साथ मिलजुल के कोलाबोरेशन के साथ काम करेंगे तो उनकी जो बोलने की पावर है वो भी डेवलप होगी, और जो सुनने की स्किल है, उनके सुनने का जो कौशल है वो भी डेवलप होगा। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी क्लासरूम डिस्कशन, उन्हें एक मौका दिया जाता है कि क्लास में हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए और जनरलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, ओ माय गॉड, होपफुली आपकी क्लास पूरी हो चुकी है। इसे मैं कोई भी कट नहीं करूंगी, कोई भी ट्रिम नहीं करूंगी, जो भी मैंने बीच में बोला है एक आध सेकंड वो सारी इसमें ऐसी की ऐसी रहेगी। तो कोई भी नेगेटिव कमेंट मत करना, देखो बुरा लगता है अगर नेगेटिव कमेंट आती है ना, तो अगर मैं कोई भी चीज़ें बोलती हूँ ना तो वो आप लोगों को हंसाने के लिए या आप लोगों का एंटरटेनमेंट के लिए बोलती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं भी ऐसे आके इंग्लिश में इस तरीके से पढ़ा के जा सकती हूँ, हर तरीके मुझे आते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना कॉलेज विद भावना को, वैसे आप लोगों ने किया हुआ है, और जहाँ शेयर कर सकते हैं वहाँ कर दीजिए। और कल का पेपर आप लोगों का अच्छा जाए, होपफुली भगवान करे अच्छा जाए, और जाए गई यार, मोटिवेट रहो, अच्छे स्ट्रॉन्ग रहो, और सारा कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया है शॉर्ट। जिसने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, चाहे आपके पास बुक हो या नहीं हो, बुक भी उठा के मत देखना। एक तो ये क्लास पूरी कर लेना, दूसरी बात वेरी शॉर्ट और शॉर्ट की, ये तीनों क्लास कर लेना, और पीडीएफ रीड कर लेना। कल आपका दोपहर में पेपर है, अच्छा एग्जाम जाएगा, देख लेना। ठीक है, चलो अब क्लास को करते हैं एंड।